हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे एएफएम थियरी के इस मैराथन में, जहाँ पर हम थियरी के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं। आपके सारे कीवर्ड्स को याद करने वाले हैं यूजिंग मेमोरी टेक्निक्स। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहली चीज कि सर ये जो थियरी की बुक है जहां से हम लोग सारे कंसेप्ट कवर करेंगे, ये थियरी बुक हमें कहां पर अवेलेबल होगी। तो ये थियरी बुक को आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे पीडब्ल्यू के ऐप से। अगर पीडब्ल्यू का ऐप आपके पास नहीं है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम पे जाके आप सिंपली सर्च करिए सीए रोहित चीपड़, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के फाइल्स वाले एरिया में आपको सारे एएफएम के नोट्स अवेलेबल रहेंगे, वहां से आप एएफएम थियरी बुक को एक्सेस कर सकेंगे। तो ये तो हो गया आपके नोट्स के लिए। सेकंड चीज कि सर ये सेशन किन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम बहुत पास में है और उन्हें थियरी को रिवाइज करना है, कीवर्ड्स को याद करना है, तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट है। और अगर किसी स्टूडेंट के एग्जाम में अभी थोड़ा टाइम है तो उस केस में वो इस डिटेल मैराथन की जगह हमने आपके थियरी के अलग अलग सेशन लिए हैं, जहां पर आपके सारे चैप्टर्स को कवर किया है, सारे क्वेश्चंस को समझा है, सारे क्वेश्चंस को याद किया है। तो वो स्टूडेंट जिसके पास टाइम है वो हमारा डिटेल मैराथन जो कि 8 to 9 आवर्स का है उसको रेफर कर सकता है और थियरी को अच्छे से कवर कर सकता है। तो ये तो सर आपके कुछ बेसिक सी डिटेल हो गई। अब बात करते हैं आज के सेशन के कवरेज के ऊपर। तो सेशन में हम लोग आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको हमने 3 स्टार से मार्क कर रखा है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे और उनके कीवर्ड्स को याद करेंगे। और जो भी आपके नए टॉपिक ऐड हुए हैं जो कि एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, वो सारे नए टॉपिक के क्वेश्चन भी हम लोग याद करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो ये हमारे आज के सेशन का कवरेज है, यानी पूरी एएफएम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे थियरी के, सारे आज के सेशन में कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट चीज है सर यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस, जहां पर लास्ट 12 अटेम्प्ट का ट्रेंड दिया है। और इस 12 अटेम्प्ट की समरी ये है कि आपके 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 to 7 और 15। इनसे लगभग हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इन 4 चैप्टर को अच्छे से करना है। और थियरी का वेटेज लगभग 8 to 16 मार्क्स का रहता है आउट ऑफ 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव लगभग, यानी कि आपका 15 से 20% थियरी आपको देखने को मिलती है। थियरी सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है, केवल आपको कीवर्ड्स लिखने हैं और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। और थियरी के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, यानी जो पहले पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एमटीपी में पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इस बुक को आपने अच्छे से कर लिया, 8 to 16 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, जो कि बहुत ईजी है स्कोर करना। टाइम भी कम लगता है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये थियरी की इंपॉर्टेंस है। यहां पर हमारी बुक्स में लगभग 100 यूनिक क्वेश्चंस है। यूनिक क्वेश्चंस का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है तो हमने उसको ग्रुप करके एक सिंगल जगह लिखा है। तो इस तरह से अगर आप सारे क्वेश्चन ऐड करो तो लगभग 400 to 500 थियरी क्वेश्चन है, और उसमें से यूनिक क्वेश्चन देखोगे तो टोटल आपके 90 to 100 यूनिक क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो यहीं से हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का, आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि 2 बार आपके एग्जाम में और एमटीपी में पूछा गया है। क्या पूछा है सर आपसे? डिस्क्राइब मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का मेन फंक्शन बताना है। एंड स्टेट विच 3 बेसिक क्वेश्चन इट शुड एबल टू आंसर, और कौन से 3 बेसिक क्वेश्चन का ये आंसर करती है। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पहला मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी और दूसरा आपका 3 बेसिक क्वेश्चन। आंसर क्या है सर? इसका आंसर यहां पर मेमोरी टेक्निक में हमने सिंप्लीफाई किया है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये वो स्ट्रैटेजी है जहां पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से बिजनेस में हमें कंपीट करना है।
तो कंपीट करने के लिए सेफ बिजनेस डिसाइड करना, ये आपका सिंपल सा फंक्शन और मीनिंग है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का। अब सर 3 बेसिक क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3 बेसिक क्वेश्चन का आंसर आपके सेफ बिजनेस में छुपा हुआ है, यानी एस, ए और एफ। तो ये आपके 3 बेसिक क्वेश्चन है। एस मतलब सुटेबिलिटी, यानी आपकी जो स्ट्रैटेजी है क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है या फिर नहीं है। फिर ए से मतलब है एक्सेप्टेबिलिटी, यानी आपके स्टेक होल्डर को ये एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी। फिर है आपका फिजिबिलिटी, यानी क्या आपके पास रिसोर्सेज है इस स्ट्रैटेजी को परस्यू करने के लिए। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है। यही इसकी सिंपल सी मेमोरी टेक्निक है। आंसर भी यही है कि सिलेक्शन ऑफ बिजनेस जहां पर हम कंपीट करें और वहां पर डेवलप करें। और 3 बेसिक क्वेश्चन क्या है सर? सुटेबिलिटी, यानी स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं करेगी। फिजिबिलिटी, आपके पास रिसोर्सेस है या नहीं है। और एक्सेप्टेबिलिटी, यानी स्टेक होल्डर इससे सेटिस्फाइड होंगे या फिर नहीं होंगे। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। मेमोरी टेक्निक को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में अच्छे से सारे कीवर्ड लिख के आ पाएंगे। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी मतलब कंपीट करने के लिए सेफ बिजनेस डिसाइड करना। सेफ का मतलब सुटेबल, एक्सेप्टेबल और आपका फीजिबल। ई से क्या मतलब है सर? ई का कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में आरटीपी में पूछा है। क्वेश्चन बोलता है व्हाट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल। ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बनाए, यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसे लंबे टाइम तक चले और प्रॉफिट कमाए। इस तरह के क्वेश्चन में हम 2 आंसर लिखते हैं। पहला लिखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल कैसे बनाए, और दूसरा लिखते हैं कि फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बने। तो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाना यानी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक कंटिन्यू करना है। कैसे करोगे सर? सिंपल सा आंसर है, मेमोरी टेक्निक में समझाया है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टाफ के साथ मिलकर एक क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पर इफेक्टिवनेस दिखानी है और इस तरह से कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल कैसे बनाओगे? स्टाफ के साथ एक क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करिए, इफेक्टिवनेस बताइए और कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा। तो इस स्टोरी को आपको ध्यान में रखना है, आपके सारे कीवर्ड्स कवर है स्टोरी में। क्या स्टोरी है सर? कि आपको एक क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में जाना है, एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, अट्रैक्ट करना है, मैनेज करना है और रिटेन करना है स्टाफ को, यानी ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफ के साथ चलना है, डेमोन्स्ट्रेट करनी है इफेक्टिवनेस, तो डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिवनेस और कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा, तो ये कम्युनिटी का सपोर्ट है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है सस्टेनेबल। अब इसको बनाना है फाइनेंशियली सस्टेनेबल, यानी पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियली सस्टेनेबल के लिए आपकी स्टोरी रहेगी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना है तो वहां पर फाइनेंशियल एसएपी इंस्टॉल करना पड़ेगा। एसएपी का मतलब क्या होता है सर? एसएपी आपका एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनी के अकाउंट्स को और रिसोर्सेज को मैनेज करता होता है। अब आपको फाइनेंशियल एसएपी इंस्टॉल करना है तो क्या सर यहां पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है? सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, ये आपका नेमोनिक्स है। याद करने के लिए बता रहे हैं कि फाइनेंशियल सस्टेनेबल बनने के लिए आपको एसएपी इंस्टॉल करना है। एसएपी का मतलब है आपका सिस्टम, यानी फाइनेंशियल सिस्टम इंस्टॉल करो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंस्टॉल करो और फाइनेंशियल प्लानिंग इंस्टॉल करो। तो 3 पॉइंट तो आपके फाइनेंशियल एसएपी हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ढूंढना होगा मोर देन वन सोर्स एंड वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, यानी आपको मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट करनी है। अब इससे होगा क्या? इससे आपकी वैल्यू क्लैरिटी आएगी और यहां से आपकी एक पब्लिक में इमेज बनना स्टार्ट होगी। तो ये आपकी स्टोरी है फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनने की। यहां पर हमने बताया है स्टोरी को, फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनने के लिए एसएपी इंस्टॉल करना है, यानी फाइनेंशियल सिस्टम होने चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बाद मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, तो मोर देन वन सोर्स एंड मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, वैल्यू क्लैरिटी मिलती है और गुड पब्लिक इमेज बनती है। तो ये आपका फाइनेंशियली सस्टेनेबल का पार्ट भी होता है कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन डन है सर। चलते नेक्स्ट पे, एक्सप्लेन आउटकम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपका 2 बार पूछा गया है सजेस्टेड आंसर में और एमटीपी में। फाइनेंशियल प्लानिंग के आउटकम बताने हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के जब आप आउटकम बताओगे तो साथ में आप फाइनेंशियल प्लानिंग के कंपोनेंट भी बताओगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनता कैसे और उसके आउटकम क्या है। तो आपको कंपोनेंट भी बताने हैं और आउटकम भी बताने हैं। कंपोनेंट क्या है सर? कंपोनेंट बड़े सिंपल है।
कि आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेस को मैक्सिमाइज करना है। कैसे मैक्सिमाइज करोगे? फाइनेंशियल टूल से करेंगे। अब फाइनेंशियल टूल से हमने रिसोर्सेस को मैक्सिमाइज किया। आपका पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था टू अचीव फाइनेंशियल गोल। तो इसको सीक्वेंस में ध्यान में रखो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के कंपोनेंट क्या है? मैक्सिमाइज करने हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस। मैक्सिमाइज कैसे करोगे? फाइनेंशियल टूल से करोगे। क्यों कर रहे हो? ताकि फाइनेंशियल गोल आप अचीव कर सको। तो मैक्सिमाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूजिंग फाइनेंशियल टूल टू अचीव फाइनेंशियल गोल। तो यही आपके यहां पर कंपोनेंट है, बताया गया है, जहां पर आप कस्टमर को हेल्प करते हो मैक्सिमाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूजिंग फाइनेंशियल टूल टू अचीव हिज फाइनेंशियल गोल। ये फाइनेंशियल देख रहे हो, ये आपके कीवर्ड्स यहां पर है। एक बार फाइनेंशियल कंपोनेंट, प्लानिंग के कंपोनेंट एक्सप्लेन कर दिए, अब आपको बताने हैं आउटकम कि प्लानिंग करने से आपको फायदा क्या हुआ। सबसे पहले प्लानिंग करने से आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो गए। अब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग करोगे, तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हो गया। और तीसरा आपका डिसीजन मेकिंग तो कर लिया, डिसीजन मेकिंग से अब आपका फायदा क्या हुआ, तो अब आप अपने फायदे को मेजर करोगे, यानी फाइनेंशियल मेजर। तो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग क्या क्या सिखाता है? पहले ऑब्जेक्टिव करना सिखाएगा कि ऑब्जेक्टिव सेट करो, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिसीजन लो, तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग भी ले ली, अब अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करने के लिए फाइनेंशियल मेजर। तो इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, डिसाइडिंग कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंसिस्टेंट विद कॉर्पोरेट मिशन एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। तो ये आपके आउटकम है और ये आपके कंपोनेंट भी है। फिर से एक बार क्विकली मेमोरी टेक्निक को रिपीट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के कंपोनेंट क्या है सर? रिसोर्सेस को मैक्सिमाइज करना यूजिंग फाइनेंशियल टूल टू अचीव फाइनेंशियल गोल। ठीक है सर, कंपोनेंट हो गए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? सॉरी, आपके आउटकम क्या है? आउटकम में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, ओ से आउटकम, ओ से ऑब्जेक्टिव, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल आउटकम में पहला ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिसीजन मेकिंग किया, डिसीजन मेकिंग होने के बाद अब आपके डिसीजन को इवैल्यूएट करना है, यानी फाइनेंशियल मेजर। तो ये आपके आउटकम है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट द स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल। डिफरेंट हायरार्की लेवल पर कौन सी स्ट्रैटेजी बनती है? एग्जाम में भी आया है, एमटीपी में भी आया है। सिंपल सा बोलना है कि सर टॉप पर तो बैठते हैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, मिडल में बैठते आपके बिजनेस वाले, और एकदम बॉटम में वो लोग बैठते जो कि एक्चुअल में काम करते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी में तीन है। टॉप पर सर आपको एक बिल्डिंग अज्यूम करनी है, आपकी एक बिल्डिंग चल रही है, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे बैठे कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में कौन आता है सर? जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, कंपनी के फाउंडर्स है। जैसे रिलायंस के केस में आपकी जो अंबानी फैमिली है वो बैठी है टॉप फ्लोर पर, आपको अज्यूम करना है। आपका जो मिडिल फ्लोर है उस पर कौन बैठे हैं? मिडिल फ्लोर पर वो लोग बैठे जो कि बिजनेस डिसाइड करते हैं। जैसे रिलायंस के जो डायरेक्टर है वो तो आपके कौन है? अंबानी फैमिली। अब अंबानी फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स है, जैसे पेट्रोलियम है, आपका जियो है, जैसे आपका फिनटेक है। इसी तरह से आपके रिलायंस के मल्टीपल बिजनेस एरियाज हैं। तो अब हर बिजनेस एरिया का जो हेड होगा, हर बिजनेस एरिया का जो सीईओ होगा, सीएफओ होगा, वो सब बैठते हैं मिडिल लेवल पर। और एकदम लोअर लेवल पर यानी ग्राउंड फ्लोर पर बैठे आपके एग्जीक्यूशन वाले बंदे। एग्जीक्यूशन कौन करते सर? जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, आपके फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये सब बैठते हैं आपके मिडिल लोअर लेवल पे, जिसको आप बोलते हो फंक्शनल लेवल। तो टॉप पर कॉर्पोरेट, सेकंड पे बिजनेस और लास्ट में आपका फंक्शनल है। कॉर्पोरेट क्या करता है सर? कॉर्पोरेट वही काम करता है कंपीट करने के लिए, बिजनेस डिसाइड करना, और बिजनेस होना चाहिए सेफ। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस इन विच कंपनी शुड कंपीट, और सेफ बिजनेस मतलब सुटेबल, फीजिबल और एक्सेप्टेबल। सेम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहां पर भी लिख के आ जाओ। फिर आपका है बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी। यहां पर कौन बैठे हैं? आपकी हर बिजनेस यूनिट के जो हेड हैं, सीएफओ, सीईओ, वो लोग बैठे हैं। तो ये आपके प्रॉफिट सेंटर है, प्लान इंडिपेंडेंटली, हर बिजनेस अपना इंडिपेंडेंट काम करता है। प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट, डेवलपिंग सस्टेनिंग कंपिटिटिव एडवांटेज। तो सारे जो कंपिटिटिव एडवांटेज के काम है ये आपके बिजनेस वाले लोग करते हैं। फिर आते हैं सर हमारे फंक्शनल वाले, यानी हर डिपार्टमेंट यहां पर आता है। लेवल ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन एंड डिपार्टमेंट, यहां पर आपकी जो भी प्रोसेस है, वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन, सब कवर हो जाएगा। तो हायर लेवल स्ट्रैटेजी क्या करता है? स्ट्रैटेजी डेवलप करता है। फंक्शनल यूनिट उसको ट्रांसलेट करता है प्लान के अंदर।
कॉर्पोरेट ने बोला यानी अंबानी जी ने बोला कि जियो को बहुत एक्सपेंड करना है, तो जियो को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड कर कौन रहा है सर? जो फंक्शनल लेवल वाले लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लान बना रहे कि जियो को कैसे एक्सपेंड करें, कि जियो का फाइबर कनेक्शन एक्सपेंड करे, आपका टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंड करे। तो वो सारी चीजें आपके जो फंक्शनल लेवल के लोग हैं अपने हर डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एचआर वाले एडिशनल एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, फाइनेंस वाले एडिशनल फंड लेके आ रहे हैं, आपके जो सप्लायर जो आपके प्रोक्योरमेंट वाले हैं वो आपसे और ज्यादा प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, सप्लायर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये सब काम करता है आपका फंक्शनल। तो फंक्शनल ट्रांसलेट कर रहा है उनको डिस्क्रीट एक्शन प्लान में। और लास्ट लाइन में एक छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डील विद डिप्लॉयमेंट। कॉर्पोरेट लोग यानी अंबानी फैमिली क्या बोलती है? रिसोर्सेज डिप्लॉय करती है कि इस बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट करो। और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या कर रही है? उन मोबिलाइजेशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी फाइनेंशियल वाले कर रहे हैं, उसको मोबिलाइज कर रहे हैं हर बिजनेस में और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है डिफरेंट हायरार्की लेवल एट द स्ट्रैटेजी का। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम्स आरटीपी एमटीपी में पूछा गया है। एज ए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट यू विल डिपेंड ऑन सर्टेन की फाइनेंशियल डिसीजन। आपको बताने आपके की फाइनेंशियल डिसीजन। अब सर की फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं फाइनेंस के अंदर? सबसे पहला, पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अब पैसा आ गया सर, पैसे का क्या करूं? यानी पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करूं, तो पैसा कहां जाएगा यानी इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिला, रिटर्न का क्या करूं? तो ये होता है आपका रिटर्न कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिविडेंड डिसीजन। और ये सब करने के बाद अब सारे डिसीजन को इवेल्युएट करना है, तो ये होता है आपका पोर्टफोलियो डिसीजन। एंड में पूरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। यही आपका मेमोरी टेक्निक है। पैसा कहां से आएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन। कहां पे जाएगा? इन्वेस्टिंग। अब रिटर्न जो आए वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? डिविडेंड डिसीजन। और लास्ट में पूरे पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करना है तो पोर्टफोलियो डिसीजन। तो ये आपके की डिसीजन है, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और आपका पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए तो आप इसको छोड़ सकते हैं। चाहिए तो केवल इसका मेमोरी टेक्निक समझ जाओ। क्वेश्चन बोलता है कि इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंटरफेस मतलब रिलेशनशिप हो गया, तो आपकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी और जो आपका मैनेजमेंट है दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताना है। सबसे पहले एक लाइन लिख के आ जाना कि कंपनी स्टार्ट होती है स्ट्रैटेजी से और एंड पॉइंट होती है फाइनेंशियल पॉलिसी, और दोनों का पर्पस होता है मनी। तो स्टार्ट पॉइंट भी मनी है यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी मनी है और फाइनेंशियल पॉलिसी भी मनी है। फिर हम लोग लिंक करेंगे फाइनेंशियल पॉलिसी को बिजनेस के साथ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बिलो स्टेजेस में सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट और फंड एलोकेशन की बात करेंगे और डिविडेंड पॉलिसी की बात करेंगे। तो ये आपका सिंपल सा मेमोरी टेक्निक है। पूरे इतने बड़े क्वेश्चन को हमने समराइज कर रखा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली टॉपिक ऐड हुआ है, आरटीपी में पूछा गया था। इन करंट सिनारियो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रोथ इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएफओ हैज ड्रास्टिकली एक्सपेंडेड। क्या हुआ है सर? अब इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि हमारे जो सीएफओ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। पहले सीएफओ का काम था फाइनेंस मैनेज करना, अब फाइनेंस के साथ साथ उसको कुछ एडिशनल एरिया मैनेज करने हैं। कौन कौन से एरिया ये आपको बताना है। तो यहां पर बात हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएफओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएफओ में आपको फोकस करना है स्टार्टिंग के 3 वर्ड पर, RES। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएफओ में RES पर फोकस करोगे। R मतलब है रिस्क मैनेजमेंट, आपके नए सीएफओ को करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। E मतलब है आपका ESG यानी एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। तो ESG क्या है सर? यहां पर ये रहा आपका एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस प्लानिंग। और फिर है आपका एस से मतलब है आपका सप्लाई चेन। तो सीएफओ को अब सप्लाई चेन पर भी फोकस करना है, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस पे भी फोकस करना है। और लास्टली आपका M&A एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जो कि आपका एक चैप्टर है, इसका नाम याद रखिए क्योंकि ये अब आपके सीएफओ का काम भी बन गया है। तो आईसीआई चाहता है कि एएफएम पढ़ के आप सीएफओ बनो और सीएफओ बनने के बाद मर्जर्स, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करो, जो कि हमारा एएफएम का चैप्टर भी है। तो इस तरह से याद करेंगे कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएफओ क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी RES, R फॉर रिस्क मैनेजमेंट, E फॉर ESG एंटरप्राइज सोशल गवर्नेंस, S फॉर आपका सप्लाई चेन और फिर आपका M&A एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग।
तो पहले केवल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का काम था, बट अब आपके सीएफओ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सपोर्ट करे स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग में। ये 4 कीवर्ड्स लिख देना, अपने अंदर अंदर का जो मटेरियल है अपने मन से लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इंपॉर्टेंट नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट पे। 9 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर, ये भी थियरी चैप्टर है, अच्छे से समझना है आपको। पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, समझते रिक्वायरमेंट। लिस्ट आउट 4 मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई और मैनेज कैसे करें, 4 मेथड बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे सर। व्हाट आर द पैरामीटर टू आइडेंटिफाई करेंसी रिस्क, और करेंसी रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन है या फिर 2 पार्ट है एक ही क्वेश्चन के। पहले बताइए फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। याद करने का सिंपल सा तरीका है, आपकी फाइनेंशियल रिस्क ऐसे व्यक्ति के ऊपर होती है जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा। तो फाइनेंशियल रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो फाइनेंशियल रिस्क होती है CCIP, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट पेमेंट। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पेमेंट जो नहीं कर पा रहा वो फाइनेंशियल रिस्क में है। अब CCIP का मतलब क्या है सर, C का मतलब है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क मतलब आप अगर डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट करेंसी में ऑपरेट करते हैं तो करेंसी फ्लक्चुएशन को करेंसी रिस्क बोलते हैं। फिर अगेन सी आ गया, अब जो दूसरा सी है वो है आपका काउंटर पार्टी, यानी सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर जाए। आई मतलब आपका इंटरेस्ट, तो आई तो आपका सेम ही है, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट, और पी से आपका पॉलिटिकल रिस्क। तो ये आपके 4 फैक्टर है जो कि फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। इन चारों को ऐड किया है तो फाइनेंशियल रिस्क बना। कैसे याद करोगे, फाइनेंशियल रिस्क वर्ड सुनते दिमाग में आएगा कौन सा बंदा फाइनेंशियल रिस्क में है, जो क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहा, यानी CCIP क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट पेमेंट। सी से करेंसी, सी से काउंटर पार्टी, आई से इंटरेस्ट, पी से पॉलिटिकल। यही आपका फर्स्ट पार्ट है। केवल यहां पर इनके नाम लिखने हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि ICAI भी एक्सप्लेन नहीं करता है। फिर आपका सेकंड पार्ट था करेंसी रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके 3 ग्रुप है। कौन कौन से ग्रुप है, पहले करेंसी रिस्क को समझिए। करेंसी रिस्क होता है आपकी डिफरेंट कंट्रीज में करेंसी की फ्लक्चुएशन से, यानी करेंसी रिस्क आपकी कंट्री की वजह से होता है। पहला ग्रुप है आपकी रेट का, आपकी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट क्या है और इंटरेस्ट रेट क्या है, उससे करेंसी रिस्क इंपैक्ट होता है। तो 2 टाइप्स ऑफ रेट, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। अगर आपने फॉरेक्स का चैप्टर पढ़ा है तो आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं IRP और इन्फ्लेशन रेट को बोलते हैं PPP, जो कि करेंसी को डिटरमाइन करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ रेट्स हो गई। फिर 2 टाइप्स ऑफ कैलामिटीज। सर कैलामिटीज मतलब सबसे पहली नेचुरल कैलामिटी कि किसी कंट्री में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो वहां की वैसी इकोनॉमी डाउन होगी, इकोनॉमी डाउन होगी तो करेंसी डाउन होगी। और दूसरा ह्यूमन कैलामिटी। अब सर ह्यूमन कैलामिटी क्या है, ह्यूमन सर वॉर करते हैं, ह्यूमन रिबेलियन करते हैं, ह्यूमन कूप करते हैं। कूप मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर को या अपने रूलर को हटा देना। तो यहां पर आपके ह्यूमन कैलामिटीज हो सकती है। तो एक बार कवर करते हैं। सबसे पहला नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपकी करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, और आपकी इन्फ्लेशन रेट। 2 तरह की रेट हो गई, 2 तरह की कैलामिटी है सर। पहली आपकी नेचुरल, यानी आपके पास हो गई बाढ़ आ गई, आपके यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया। फिर आपकी ह्यूमन, वॉर, कूप और रिबेलियन। और सर थर्ड है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो सर अपने पंगे करती है जिससे कंट्री पर इंपैक्ट आता है। तो गवर्नमेंट का क्या काम है सर, गवर्नमेंट अपने एक्शन से, यानी अगर गवर्नमेंट को सोलर सेक्टर को एक्सपेंड करना है तो सोलर सेक्टर का प्राइस बढ़ जाएगा। और चेंज ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट चेंज होती तो पॉलिसी भी चेंज होती रहेगी, इससे भी इकोनॉमी पर इंपैक्ट आता है। तो गवर्नमेंट एक्शन की गवर्नमेंट का विजुअल इंपैक्ट क्या है करेंसी पे, यानी गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहती है या इंपोर्ट्स को कम करना चाहती है तो वो आपकी करेंसी में इंटरफेयर करेगी। और चेंज ऑफ गवर्नमेंट, अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट है। चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से आपका एटीट्यूड भी चेंज होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। ठीक है सर, अब करेंसी रिस्क को मिनिमाइज कैसे करेंगे, ये आपका पूरा फॉरेक्स का चैप्टर है। फॉरेक्स के चैप्टर में आपने हेजिंग का पार्ट पढ़ा होगा, आई होप फॉरेक्स को स्किप करके नहीं जा रहे हो। अगर करके जा भी रहे हो तो भी इतना लोड मत लो, क्योंकि केवल 5 से 6 मार्क्स का है, तो स्किप भी करके जा रहे हो तो इतना टेंशन नहीं, एग्जाम को अच्छे से देना है। ठीक है, तो फॉरेक्स के चैप्टर में हमने सीखा था हेजिंग के लिए करेंसी रिस्क को हैज करने के क्या क्या तरीके थे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, स्वैप,
मनी मार्केट, और आपका एक और ऑप्शन था लीडिंग और लैगिंग। तो ये 4-5 तरीके के आपने ऑप्शन पढ़े थे, वो सारे ऑप्शन लिख के आ जाओ कि मनी मार्केट हैज कर लो, ऑप्शन ले लो, फॉरवर्ड ले लो, फ्यूचर ले लो, इनवॉइस कर दो होम करेंसी में। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख के आ सकते हो। ठीक है सर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड चैप्टर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा है। क्या पूछा है सर? एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एट रिस्क। वेर का एप्लीकेशन क्या है सर, ये बता दीजिए। सिंपल सा काम है वेर का। वेर को यूज करते हैं एसेट और लाइबिलिटी मैनेज करने वाले बैंक। तो कौन यूज करता है सर? एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेज करने वाले बैंक। क्या यूज करते हैं सर? वो वेर को यूज करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं। वेर को यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है सर? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप डिफाइन करते हो कि मैक्सिमम लॉस क्या होगा और बेंचमार्क क्या होगा। तो मैक्स लॉस डिफाइन करोगे, बेंचमार्क डिसाइड करोगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन गई। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स है उनको फंड्स अलोकेट कर दो। तो गिव लिमिट टू फ्रंट ऑफिस इंडिविजुअल्स। ये स्टोरी को ध्यान रखो, सारे पॉइंट लिख के आ जाओगे। पहला एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेज करने वाले बैंक, तो यहां पर ये रहा आपका टूल फॉर एसेट एंड लाइबिलिटी स्पेशली इन बैंक। वेर टूल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है। तो ये रहा आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कहां चला गया? ये रहा आपका डिसाइड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। फिर ये आपका मैक्सिमम लॉस डिफाइन करता है, तो मेजर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। बेंचमार्क करता है, तो बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और गिव लिमिट्स फॉर फ्रंट ऑफिस इंडिविजुअल, तो आपके जो इंडिविजुअल फ्रंट ऑफिस में बैठे हुए हैं जो कि एक्चुअल में आपकी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए लिमिट बोलता है कि आपको 5 करोड़ 10 करोड़ इतनी लिमिट से ट्रेडिंग करनी है, इससे ज्यादा एक्सपोजर नहीं रखना है। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ वेर है। मेमोरी टेक्निक को समझ जाइए तो आपका अच्छे से एप्लीकेशन हो जाएगा। स्टोरी को ध्यान रखिए तो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्लायंस रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को बताना है, एक ही बार एग्जाम में आया था तो इग्नोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट मार्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट मार्क है, तो इसको डिस्कस करेंगे। हाउ डिफरेंट स्टेक होल्डर व्यू फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क को डिफरेंट स्टेक होल्डर किस किस तरह से व्यू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेक होल्डर पता होने चाहिए। कौन कौन से स्टेक होल्डर है? पहला आपका इन्वेस्टर, जिसने भी आपकी कंपनी में पैसा डाला है, वो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क को चेक करेगा। अगर मैंने इक्विटी इन्वेस्ट किया है तो मैं कंपनी में क्या देखूंगा कि कंपनी में और किस किसने पैसा डाला है, यानी डेट वालों ने कितना पैसा डाला है। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, फाइनेंशियल गियरिंग क्या है। तो जो हमारे शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर है वो फाइनेंशियल गियरिंग देखेंगे, रेशियो ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद आपकी कंपनी खुद अपने आप को देखेगी। कंपनी क्या देखेगी कि कहीं हमने किसी व्यक्ति को ज्यादा लोन तो नहीं दे दिया या किसी से ज्यादा बोरो तो नहीं कर लिया, यानी हमारा एक्सपोजर हम लोग मैनेज करेंगे। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोरो एक्सेसिवली और लैंड टू समवन हु डिफॉल्ट हो गया। अब कंपनी के बाद आपकी गवर्नमेंट है, वो भी फाइनेंशियल रिस्क को देखती है। गवर्नमेंट देखती है कि हमारी इकोनॉमी में इतने बड़े बड़े बैंक है, अगर एक भी बैंक कोलैप्स कर गया, अगर एचडीएफसी बैंक कोलैप्स कर गया तो इंडिया की पूरी इकोनॉमी 50-60% डाउन हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रस्ट लोगों को बैंक के ऊपर है। और बैंक ने कभी डिफॉल्ट किया या बैंक के साथ कुछ गलत हुआ तो इकोनॉमी गिर सकती है। तो आपकी गवर्नमेंट हमेशा मॉनिटर करती है कि फेलियर ऑफ एनी बैंक और डाउनग्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो 3 लोग फाइनेंशियल रिस्क को देखते हैं, पहले शेयर होल्डर या लेंडर, फिर आपकी कंपनी खुद, और फिर आपकी गवर्नमेंट। तो इस तरह से याद रखेंगे कि शेयर होल्डर ने पैसा डाला कंपनी में और कंपनी पैसा देती है गवर्नमेंट को। सर कंपनी गवर्नमेंट को पैसा क्यों देती है? टैक्स की फॉर्म में देती है, या फिर कभी कोई प्रोजेक्ट आपको अप्रूव करवाना हो तब भी गवर्नमेंट को पैसा देती है। तो इस तरह से देखोगे तो अच्छे से ध्यान में रहेगा। फाइनेंशियल रिस्क मतलब फाइनेंस फ्लो कैसे हो रहा है, शेयर होल्डर से कंपनी में, कंपनी से गवर्नमेंट से, और इन तीनों की रिस्क को अलग अलग करके एक्सप्लेन करिए। ठीक है सर, क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस का सर फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, चलते हैं इंपॉर्टेंट पे। फोर्थ क्वेश्चन सर आ चुका है इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर नंबर 4 में। बोलता है कि सर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस। आपकी कोई भी कंट्री के इकोनॉमिक एनालिसिस को कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल सी बात है, इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे आप, आपका जीडीपी, आपकी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी क्या है, सबसे पहला फैक्टर। दूसरा आपका ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम या फिर आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो ये 2 फैक्टर तो आप अच्छे से लिख देंगे। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन भी आपका एक फैक्टर है इकोनॉमिक एनालिसिस में। और जो लास्ट फैक्टर है उसको याद करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमिक में आप लिखते हो ई
CONOM, ये आपकी इकोनॉमिक की स्पेलिंग है। अब ये जो लास्ट के है सर NOM, इसको उल्टा पढ़ो MON, तो MON से बनता है मॉनसून, तो मॉनसून भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस तरह से फोर्थ फैक्टर को ध्यान में रखना। क्या क्या फैक्टर है सर? नेशनल इनकम की ग्रोथ देखोगे, इंडस्ट्री की ग्रोथ देखोगे और बिफोर इन्फ्लेशन देखोगे, तो तीन फैक्टर, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल और आपका इन्फ्लेशन, तीन चीज देख ली। चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक से NOM को रिवर्स पढ़ो MON, तो इस तरह से बनता है मॉनसून। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, लेकिन थोड़ा सा वियर्ड सा है आपको, लेकिन याद रहेगा क्योंकि थोड़ा वियर्ड है ये। तो इकोनॉमिक से बनता है मॉनसून, मॉनसून भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मॉनसून का सर स्ट्रेट फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेज होता है, क्योंकि मॉनसून से एग्रीकल्चर इंपैक्ट होता है, एग्रीकल्चर से आपकी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। ठीक है सर, क्वेश्चन 4 था। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पे? तो और कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्वेश्चन नहीं है सिक्योरिटी एनालिसिस में। वैसे इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है आपका EMA का या फिर आपका रन टेस्ट का, तो वही क्वेश्चन आता है मेजरली, तो थियरी आने के चांसेस कम रहते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्योरली प्रैक्टिकल है, गलती से 2 बार आ गया था थियरी क्वेश्चन, Jan 21 December 21, यानी 4 साल पहले, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है सिक्योरिटाइजेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके थियरी के लिए। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा है सर, लगभग हर बार ही क्वेश्चन आ जाता है। पार्टिसिपेंट फॉर सक्सेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस डिस्कस देयर रोल, आपसे पूछे सर पार्टिसिपेंट, फिर आपको बोला है कि प्राइमरी पार्टिसिपेंट बताओ, फिर बोला है सेकेंडरी पार्टिसिपेंट बताओ, तो सब कुछ यहां पर हम समझेंगे। इस सिंपल से डायग्राम को समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहला है आपका ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर होता है आपका बैंक। बैंक क्या करता है सर? बैंक देता है लोन। बैंक ने दिया लोन आपके ऑब्लाइगर यानी आपके डेटर को। कौन सा लोन दिया सर? पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, जो लोन देना है लोन दिया आपके बैंक ने अपने ऑब्लाइगर को। अब लोन देने के बाद क्या हुआ? अब बैंक को चाहिए सर फंड्स की रिक्वायरमेंट, और बैंक इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके ऑब्लाइगर से पैसा वसूलने में। बैंक को अभी अर्जेंट फंड की रिक्वायरमेंट है और उसको इंटरेस्ट नहीं है पैसा वसूलने के अंदर। तो बैंक क्या करता है? बैंक सोचता है कि क्यों ना इस ऑब्लाइगर को यानी इस डेटर को मैं मार्केट में सेल कर दूं। अब मार्केट में सेल कैसे होगा? तो मार्केट में सेल होगा आपके सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो अब यहां पर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपके बैंक ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया। क्या होता है सर स्पेशल पर्पस व्हीकल? एक कंपनी क्रिएट कर दी और कंपनी का नाम रख दिया SPV। कंपनी क्रिएट करी। अब कंपनी का काम क्या है सर? कंपनी का काम है कि आपके बैंक से इन डेटर्स को बाय करना। ठीक है सर, तो आपके बैंक ने क्या किया? एक डमी कंपनी बनाई। डमी कंपनी को अपने सारे डेटर सेल कर दिए। ठीक है सर, डमी कंपनी के पास डेटर आ गए, लेकिन डमी कंपनी आपके बैंक को पैसा कैसे चुकाएगा? तो डमी कंपनी क्या करता है? इस डेटर को अपने इन्वेस्टर को सेल करता है। तो डमी कंपनी ने क्या किया? डमी कंपनी का काम ही यही है कि जो डेटर आपने बनाए, जो कि होती है फाइनेंशियल एसेट, इन डेटर को यानी इन लोन्स को आपको सेल करना है इन्वेस्टर को। अब ये SPV गई इन्वेस्टर के पास कि सर हमारे पास कुछ फाइनेंशियल एसेट है यानी कुछ लोन है, आप इनको बाय कर लीजिए। अब इन्वेस्टर बहुत नखराला है। इन्वेस्टर बोलता है कि मैं ऐसे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, मतलब हर किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। सबसे पहले आपका जो ये डेटर है यानी जो आपका लोन है, इसकी सबसे पहले रेटिंग लेके आओ कि ये लोन अच्छा है, खराब है, A+ है, B+ है, C+ है, तो रेटिंग लेके आओ। इन्वेस्टर ने मांगी रेटिंग, तो आप गए रेटिंग एजेंसी के पास। रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग कर दी। मान लो इसने बोला कि ये तो A+ डेटर है, यानी ये तो टाइमली पेमेंट करता है। तो SPV ने बोला ये लो इसकी रेटिंग A+ की रेटिंग है। अब इन्वेस्टर ने बोला कि रेटिंग तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया तो मुझे चाहिए गारंटी। तो SPV गया आपके क्रेडिट एनहेंसर के पास। क्रेडिट एनहेंसर आपको गारंटी देता है, आपको इंश्योरेंस देता है, इसको आप इंश्योरर मान लो। गारंटी थोड़ा आपका टेक्निकल टर्म हो जाएगा, तो मान लो कि ये आपका एक इंश्योरर है। तो आपका SPV गया इंश्योरेंस लेने के लिए क्रेडिट एनहेंसर के पास, और क्रेडिट एनहेंसर ने इंश्योर करा कि अगर डेटर डिफॉल्ट करता है तो मैं अपनी जेब से पैसा दूंगा। तो SPV गया अब वापस से इन्वेस्टर के पास कि हमने रेटिंग भी करवा ली, हमने आपका क्रेडिट एनहेंसर को भी हायर कर लिया, अब तो आप इन्वेस्टमेंट खरीद लो। अभी भी इन्वेस्टर के नखरे। इन्वेस्टर बोलता है अभी भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये डेटर से पैसा लेने कौन जाएगा? मैं थोड़ी डेटर के घर पे पैसा लेने जाऊंगा, आप तो मुझे ये एसेट सेल करके बच जाओगे। तो इन्वेस्टर बोलता है कि पैसा कलेक्ट करने के लिए भी एक बंदे को हायर करो। तो आप हायर करते हो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। रिसीविंग क्या करेगा?
रिसीविंग एजेंट रिसीव करेगा, पेइंग एजेंट क्या करेगा, पेइंग एजेंट पैसा देगा ओरिजिनेटर को, ओरिजिनेटर देगा एसपीवी को, एसपीवी देगा इन्वेस्टर को। तो आपके इन्वेस्टर की वजह से हमने 3 नए बंदे हायर कर लिए, रेटिंग एजेंसी को, क्रेडिट एनहेंसर को और आपके आरपीए को, और फाइनली हमारा इन्वेस्टर मान गया ठीक है मैं इसको खरीद लेता हूं। लेकिन अभी भी इन्वेस्टर के मन में डाउट है, तो डाउट को दूर करने के लिए इन्वेस्टर ने अपना खुद का बंदा एजेंट या फिर ट्रस्टी हायर किया जो कि इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा है। तो एजेंट और ट्रस्टी भी एक पार्टिसिपेंट है और इस पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने वाले आप लोग को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरर। तो ये आपके सारे पार्टिसिपेंट है, स्टोरी को ध्यान में रखो, इस डायग्राम को ध्यान में रखो, पूरी स्टोरी आपकी हो जाएगी। अब प्राइमरी पार्टिसिपेंट कौन है, ये ब्लू वाले जो लोग दिख रहे हैं जिन्होंने सारा मेजर पार्टिसिपेशन किया है, ये ब्लू वाले लोग आपके प्राइमरी पार्टिसिपेंट है। पहला सर प्राइमरी पार्टिसिपेंट है ओरिजिनेटर यानी आपका बैंक, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि एक डमी कंपनी है, और आपका इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ये प्राइमरी पार्टिसिपेंट है। इसके अलावा सारे लोग हैं सेकेंडरी में आता है ऑब्लाइगर यानी आपका लोन लेने वाला व्यक्ति यानी आपका डेटर, रेटिंग एजेंसी जो कि ऑब्लाइगर को रेटिंग करेगी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट जो कि डेटर से पैसा लेके आपका ट्रांसफर करेगा, एजेंट और ट्रस्टी जिसको इन्वेस्टर अपॉइंट करता है जो कि सारी पार्टी को ओवरसी करे, क्रेडिट एनहेंसर जो कि इंश्योरेंस देता है, स्ट्रक्चर यानी कि आप लोग जो कि पूरे सिक्योरिटाइजेशन को ऑर्गेनाइज करते हो यानी सब लोगों को साथ में लेके आते हो, वो है आपकी स्ट्रक्चर। तो ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिसिपेंट है। स्टोरी आई थिंक आपको समझ में आई होगी। स्टोरी नहीं है सर, ये आपका एक्चुअल प्रोसेस फ्लो बताया है, कुछ भी मन से नहीं बताया है। तो आप इनको रीड करेंगे आपको सेम प्रोसेस फ्लो समझ में आएगा। तो जो हमने डिस्कस किया यही आपको यहां पर लिख के आना है, ठीक है सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम आरटीपी एमटीपी में चलता रहता है। Lack of existence of a well-developed debt market in India is an obstacle that hinders the growth of secondary market of सिक्योरिटाइज और एसेट बेस्ड सिक्योरिटी। सिंपल सी बात बोलिए कि इंडिया के अंदर डेट मार्केट डेवलप नहीं है, इसीलिए हमें हिंडर होता है यानी प्रॉब्लम होता है सेकेंडरी मार्केट आपके एसेट बैक सिक्योरिटी में। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल सही बात सर। इंडिया की कोई भी बुराई कर दे तो यहां पर हमेशा आईसीआई बोलता है ट्रू है, क्योंकि इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो वेल डेवलप मार्केट नहीं है, बिल्कुल सही, वेल डेवलप डेट का मार्केट नहीं है। इक्विटी का मार्केट तो है, तभी तो आप लोग जीरोधा स्टॉक ग्रो के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हो इक्विटी मार्केट में। लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा किसी व्यक्ति को कोई डेट खरीदते हुए यानी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हुए। तो आपके डेट का स्टैब्लिश मार्केट नहीं है इंडिया में। तो यस, फिर व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम है बताइए। एनी 3 क्वेश्चन ने बोला है, हम तो सारी प्रॉब्लम बता देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की प्रॉब्लम को बताइए। अब सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाने के लिए आईसीआई ने क्या करा है, वो सारे प्रॉब्लम्स के आपके अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए। आईसीआई ने यहां पर आपके सारे सब्जेक्ट बनाए हैं सीए फाइनल के। पहला सब्जेक्ट होता है एफआर का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप सीखते हो अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग आपकी पहली प्रॉब्लम है कि हम लोग सिक्योरिटाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे करें, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है सर, अकाउंटिंग कि आपकी एक ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट है। इन टू सेंस रिसीवेबल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ओरिजिनेटर्स बैलेंस शीट विदाउट रिकॉर्ड्स। तो एक ऑफ बैलेंस शीट है सर। ऑफ बैलेंस शीट कैसे, जो बैंक है उसने अपने डेटर को तो सेल कर दिया है, सेल करके पैसा लेके आ गया है, लेकिन अभी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर विद रिकॉर्ड्स या विदाउट रिकॉर्ड्स एग्रीमेंट होता है तो पहला सब्जेक्ट एफआर यानी अकाउंटिंग में आपकी प्रॉब्लम। दूसरा आपका एएफएम। अब एएफएम क्या हेल्प कर रहा है, एएफएम में आप कैपिटल मार्केट सीखते हो। तो इन एडिक्वेट डेट मार्केट, डेट मार्केट इन एडिक्वेट है, ये आपकी एएफएम के थ्रू सॉल्व होती है कि आपको अपने डेट मार्केट को डेवलप करना है। ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर सिक्योरिटाइज और एसेट बैक सिक्योरिटी। थर्ड, आपका थर्ड सब्जेक्ट है ऑडिट। ऑडिट का सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑडिट कुछ काम का नहीं है, ऑडिट तो केवल हमारे ऑडिटिंग में काम आएगा। फिर होता है नेक्स्ट सब्जेक्ट डीटी का, यानी टैक्सेशन में प्रॉब्लम है, मल्टीपल यहां पर प्रोविजन है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो टैक्सेशन इज ए प्रॉब्लम, यहां पर अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन। फिर आपका आईडीटी, आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका स्टाम्प ड्यूटी भी आता है। आप आईडीटी में पढ़ते नहीं हो, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए हमने आईडीटी का नाम लिया है। तो स्टाम्प ड्यूटी में आपका 12% लग जाता है। तो कोई भी व्यक्ति डेट खरीदने जाएगा, 12% तो यहां पर उसको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, तो ये उसके लिए एक प्रॉब्लम है।
तो यहां पर इंडिया के अंदर अप टू 12% तो स्टाम्प ड्यूटी है। आईडीटी के बाद आपके दो सब्जेक्ट और हैं, पहला है लॉ, तो यहां पर इन इफेक्टिव फोरक्लोजर ऑफ लॉ है, यानी इफेक्टिव लॉ नहीं है। और एससीपीएम में आपका एक स्टैंडर्डाइजेशन का कंसेप्ट है, तो उसको हमने एससीपीएम से कैटेगराइज किया है। तो सारे जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट से एक एक पॉइंट बनता है, उन सब्जेक्ट को याद रखोगे पॉइंट भी आपको याद आ जाएंगे। एक मिनट, कहां पर भाग रहा है? तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है कि हर ओरिजिनेटर, हर बैंक अपना खुद का फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता है। इनइफेक्टिव फोरक्लोजर है कि लैंडर फेस डिफिकल्टी इन ट्रांसफर, यानी प्रॉपर लॉ नहीं है ट्रांसफर करने के लिए। तो ये सब आपकी प्रॉब्लम्स है। टोटल 7 सब्जेक्ट की बात करी, ऑडिट की बात नहीं करी, टोटल 7 सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट के साथ एक प्रॉब्लम अटैच है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था सर, सेकंड था थर्ड था, सेकंड ही था। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है सर एग्जाम के अंदर। डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन पास थ्रू सर्टिफिकेट एंड पे थ्रू सिक्योरिटी। तो आपको बताना है सर पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या है और पे थ्रू सिक्योरिटी क्या है। नाम पर फोकस करो सर, पास थ्रू मतलब यहां से सब कुछ पास हो जाएगा। तो पास थ्रू सर्टिफिकेट के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट से आता है वो सारा पैसा आपके इन्वेस्टर को ट्रांसफर होता है, बीच में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है। तो पास थ्रू मतलब जिसके अंदर से सब कुछ पास हो जाए, जो रिसिप्ट आएगी, जो इंटरेस्ट आएगा, जो प्रिंसिपल आएगा, सारा पैसा इन्वेस्टर को डायरेक्टली घर पे मिलेगा। तो पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या बोलता है सर? ट्रांसफर एंटायर रिसिप्ट ऑफ कैश, और ये आपका रिप्रेजेंट डायरेक्ट क्लेम ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए प्रपोर्शनल बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यानी एसेट का वैल्यू है 100, आपने इसको बांट दिया 50 इन्वेस्टर में, तो हर इन्वेस्टर को कितना कितना मिला? हर इन्वेस्टर को 2% मिला इंटरेस्ट आपकी 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट में। तो यहां पर सबका प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट रहता है। ठीक है सर, तो यही बात आपको समझानी कि सारी रिसिप्ट डायरेक्टली ट्रांसफर होती है तो डायरेक्ट क्लेम रहता है। फिर है सर पे थ्रू सिक्योरिटी। अब पे थ्रू सिक्योरिटी में क्या होता है? यहां पर पास थ्रू तो नहीं है, जो भी पैसा मिलता है आपको अपने इन्वेस्टमेंट से, उसके बीच में एक इंटरमीडियरी बैठा हुआ है। वो इंटरमीडियरी क्या करता है? वो पैसे को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद एक एक जने को पेमेंट करता है सिक्योरिटी के अंदर से। तो पे थ्रू सिक्योरिटी में सिक्योरिटी आर बैक्ड बाय एसेट, तो एसेट तो है यहां पर जहां से बैक्ड है, और ये यहां पर रीस्ट्रक्चर करता है ट्रेंचेस। ट्रेंचेस यानी आपकी इंस्टॉलमेंट होती है, तो यहां पर ये आपकी पेमेंट की इंस्टॉलमेंट को रीस्ट्रक्चर करता है। एक बार इन्वेस्टमेंट से पैसा आ गया, अब इसको अपने अकॉर्डिंग ये री इन्वेस्ट कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो परमिट डीसिंक्रोनाइजेशन ऑफ सर्विसिंग ऑफ सिक्योरिटी इशूड फ्रॉम कैश फ्लो जनरेटिंग फ्रॉम एसेट। तो यहां पर आपकी सर्विसिंग अलग है और आपकी जो इनफ्लो है वो अलग है। एसपीवी टू री इन्वेस्ट सरप्लस फंड। अब यहां पर जो बीच का बंदा मैंने बोला था वो बीच का बंदा है आपका एसपीवी। अब एसपीवी के पास ऑप्शन है कि या तो पैसा ट्रांसफर करे इन्वेस्टर को, या फिर वो री इन्वेस्ट कर दे, री इन्वेस्ट करके एडिशनल रिटर्न कमाए और एडिशनल रिटर्न को ट्रांसफर करे। तो यहां पर पे थ्रू के अंदर डायरेक्ट क्लेम नहीं है, बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। तो यही चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा है, समझते हैं इसको। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन? आपको यहां पर सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। तो सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स क्या है? जो सिक्योरिटाइजेशन का आपने प्रोसेस समझा है उसी को आपको एक्सप्लेन करते चलना है। सबसे पहले बोलोगे फीचर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन में कि सिक्योरिटाइजेशन में सिक्योरिटी है सर, सिंपल सी बात। सिक्योरिटाइजेशन में क्या है सर? सिक्योरिटी है। तो ये आपका टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, ये आपकी रिस्क को मैनेज करता है, क्योंकि कभी डिफॉल्ट भी हो गया तो इसके अंदर सिक्योरिटी तो है, क्योंकि यहां पर आपकी जो ओरिजिनेटर है और जो आपका क्रेडिट एनहेंसर है दोनों ने यहां पर इंश्योरेंस और गारंटी दी है। तो ये आपका सबसे पहली चीज टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। तो यहां पर आप बोलोगे टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, एसेट आर सिक्योरिटाइज ऑन नॉन रिकॉर्ड्स बेसिस, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज शिफ्टेड। तो यानी कि नॉन रिकॉर्ड्स बेसिस यानी कि अगर आपका डिफॉल्ट हुआ तो आपके पैसा देना पड़ेगा आपके ओरिजिनेटर को, यानी आपके बैंक को। तो टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है सर। फिर प्रोसेस एज बिलो बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। तो सबसे पहला तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट बता देना कि सिक्योरिटाइजेशन का फीचर पूछ रहे हो, सिक्योरिटाइजेशन में सिक्योरिटी है यानी ये टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। फिर आपको प्रोसेस बताना है कि प्रोसेस किस तरह से काम करता है। प्रोसेस के अंदर पहले बंडलिंग और अनबंडलिंग होती है। बंडलिंग और अनबंडलिंग मतलब क्या? अब बैंक था, बैंक ने मल्टीपल लोगों को लोन दिया, बैंक ने पर्सनल लोन दिया, मोटर लोन दिया, कार लोन, होम लोन, डिफरेंट लोन दिए। तो अब आपका एसपीवी क्या करता है? एसपीवी सबसे
पहले आपके डिफरेंट डिफरेंट लोन्स को बंडल करता है। सारे पर्सनल लोन को एक बंडल किया, सारे होम लोन को एक साथ किया, सारे आपके कार लोन को एक साथ किया, यानी सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोन को एक साथ कर दिया। अब एक साथ करने के बाद इसकी अनबंडलिंग करना, यानी इसको डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी में डिवाइड करना है। तो पहला स्टेप होता है बंडलिंग और अनबंडलिंग का, जो एसपीवी करता है। बंडलिंग अनबंडलिंग डन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? होमोजीनियस ट्रेंचिंग। आपने क्या किया? लोन्स को ग्रुप कर दिया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप करोगे होमोजीनियस ट्रेंचिंग। इसका मतलब आपका जो भी एसेट था, जो भी लोन था, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करोगे कि कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करेगा तो हम उसको हर इंस्टॉलमेंट पर इतना पैसा देंगे। तो पहले बंडलिंग अनबंडलिंग किया, फिर होमोजीनियस ट्रेंचिंग किया, फिर आपने इस तरह से एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर दिया। ये दो प्रोसेस करके एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो गया है। अब आप इसको बोलते हो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। तो ये आपका फ्लो है, इस फ्लो में याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। समझते हैं यहां पर पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट था टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद था बंडलिंग और अनबंडलिंग। बंडलिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोन्स को बंडल करके फिर अनबंडल करना, पूल करना और फिर उसको ब्रोक करना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्स डेनोमिनेशन, इट इज अनबंडलिंग। बंडलिंग अनबंडलिंग के बाद होमोजीनियस ट्रेंचिंग करनी है। तो होमोजेनिटी और ट्रेंचिंग। होमोजेनिटी मतलब हर इंस्टॉलमेंट आपकी सेम रहेगी। अगर आपने एक स्पेसिफिक एसेट को लिया, एक स्पेसिफिक पर्सनल लोन को दिया, पर्सनल लोन से जो भी आपने सिक्योरिटी अनबंडल करी है, सारी सिक्योरिटी सिमिलर टाइप की रहेगी, सबका रिस्क और रिटर्न सेम रहेगा। तो यहां पर आपने होमोजेनिटी का मतलब ईच ट्रेंच ऑफ सिक्योरिटी आर ऑफ होमोजीनियस नेचर इवन मेंट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर, यानी इनका होमोजीनियस नेचर है और स्मॉल इन्वेस्टर इसमें पैसा डाल सकता है। ट्रेंचिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लिट इनटू सेवरल पार्ट्स। आपको यहां पर लोन को या एसेट को डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करना, यानी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट क्रिएट करनी है। तो होमोजीनियस ट्रेंचिंग में होमोजिनिटी अलग है, ट्रेंचिंग अलग है। क्रिएशन हो जाएगा इस तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, इसको बोलते हो आप स्ट्रक्चर फाइनेंस का तरीका। हो गए आपके टोटल 6 पॉइंट कवर। तो इस फ्लो को याद करेंगे अच्छे से, आपको सारे कीवर्ड्स याद हो जाएंगे। अंदर का मटेरियल आपको थोड़ा अपना अंडरस्टैंडिंग से लिखना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, तो समझ लेते हैं। What are the benefits of securitization? सिक्योरिटाइजेशन के क्या बेनिफिट है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आंसर को आपको यहां पर टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट रहेगा ओरिजिनेटर का, कि ओरिजिनेटर को क्या फायदा है। दूसरा पार्ट रहेगा आपका इन्वेस्टर का। तो 2 पार्ट में डिवाइड करना, एक और थर्ड पार्ट भी होता है लेकिन आईसीआई कंसीडर नहीं करता है, तो बस 2 ही पार्ट में डिवाइड करो, ओरिजिनेटर और इन्वेस्टर के। ओरिजिनेटर को क्या फायदा, यानी बैंक को क्या फायदा सर? बैंक को सबसे बढ़िया फायदा है, उसको लोन सेल करना था, लोन उसका सेल हो गया तो उसको फाइनेंसिंग मिल गई। और फाइनेंसिंग जो मिली, जनरली जब फाइनेंस लेते हो तो लायबिलिटी साइड में लोन दिखता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर एसेट को बेचकर फाइनेंसिंग कर ली आपने, तो ये आपकी ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग बोली जाती है। तो इंप्रूव बैलेंस शीट हो गई क्योंकि आपकी ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो गई। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मतलब लोन नहीं दिखा लेकिन पैसा मिल गया। अब ऐसे केस में क्या हुआ, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हुई, इससे आपके रेशियो इंप्रूव हुए क्योंकि बुक्स में लोन नहीं आया, आपकी एसेट कैश में कन्वर्ट हो गई। तो लोन नहीं आया और कैश में एसेट का कन्वर्ट होना, ये आपके फाइनेंशियल रेशियो को इंप्रूव करता है। जैसे आपका डेट टू इक्विटी, क्योंकि डेट का वैल्यू सेम रहा, डेट का वैल्यू नहीं बढ़ा तो आपका रेशियो इंप्रूव हुआ। तो यहां पर आपके रेशियो इंप्रूव हुए और आपकी बोरोइंग कॉस्ट भी कम हुई क्योंकि आपने तो एसेट को कैश में कन्वर्ट किया, आपने एडिशनल लोन लेके नहीं आए। तो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट और इंप्रूव रेशियो, ये आपके फायदे हैं। ये आपके फायदे हैं ओरिजिनेटर को। और ये सब करके उसने क्या किया, अपना जो कलेक्शन का पार्ट था वो आपके एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया। अब उसको आपके लोन से मतलब नहीं है, तो वो अब अपने मेन बिजनेस पर फोकस कर सकता है। मोर स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस। ओरिजिनेटर का, बैंक का मेन बिजनेस क्या है? लोन बांटना, लोन कलेक्ट करना उसका बिजनेस नहीं होता बैंक का। बैंक का काम है बस ज्यादा से ज्यादा लोन बांट सके, तो वो अपने मेन बिजनेस पे फोकस करेगा। कलेक्शन का पार्ट तो हमने इन्वेस्टर और एसपीवी को सौंप दिया, तो हमारा ओरिजिनेटर आ गया है मजे के अंदर। तो ओरिजिनेटर के लिए क्या क्या फायदे बताओगे? बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है। बैलेंस शीट कैसे? ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग से आपके यहां पर बोरिंग कॉस्ट कम हुई है, आपको यहां पर फाइनेंशियल रेशियो इंप्रूव हुए हैं और अब आप अपने बिजनेस पर फोकस कर सकते हो। अब है आपका इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर को क्या फायदा है? इन्वेस्टर को फायदा है कि उसको डाइवर्सिफिकेशन मिल गया। पहले वो केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करता था, अब उसको एक सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डेट के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिला, तो यहां पर डाइवर्सिफिकेशन हुआ। इसके साथ साथ उसको प्रोटेक्शन मिलता है आपके क्रेडिट एनहेंसर का और ओरिजिनेटर का। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट
और एक और पॉइंट है जो कि आपका कंप्लायंस से रिलेटेड है कि कभी कभी आरबीआई बोलता है कि आपको बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि आपको अपना एक फिक्स परसेंटेज इन तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, जिसको आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो या फिर डेट सिक्योरिटी भी बोलते हो। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है। तो इन्वेस्टर के भी 3 बेनिफिट, ओरिजिनेटर के 4। ओरिजिनेटर के सर ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस मिल गया, अब वो यहां पर उसके फाइनेंशियल रेशियो को इंप्रूव करेगा, बोरिंग कॉस्ट को कम करेगा, अपने मेन बिजनेस पर फोकस करेगा। हमारे इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ सर, उसकी रिस्क डाइवर्सिफाई हुई है, उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो यहां पर फुलफिल हुई है और उसको डिफॉल्ट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिला है आपके ओरिजिनेटर से और आपके क्रेडिट एनहेंसर से। तो ये क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मल्टीपल टाइम आया है, समझते हैं इसको। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट, इसको बताइए कि सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट किस तरह से प्राइस होगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सिक्योरिटाइजेशन में हो क्या रहा है, ओरिजिनेटर अपने एसेट को सेल कर रहा है इन्वेस्टर को, तो ओरिजिनेटर सेल कर रहा है, इन्वेस्टर बाय कर रहा है। प्राइसिंग कब होती है सर, जब दोनों पार्टी अग्री हो। तो ओरिजिनेटर का जो सेल करने का रेट और बायर और इन्वेस्टर का बाय करने का रेट सेम होगा। अब ओरिजिनेटर का सेल करने का रेट क्या होगा, वो इतने रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर अपनी एसेट को सेल करेगा या फिर इतने रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर लोन लेगा जो कि उसको मार्केट में मिल रहा है। तो ओरिजिनेटर का प्राइस क्या होगा, एट द रेट एट विच आउटफ्लो इंकर्ड। क्योंकि अगर आप एक्चुअल में देखो तो हो क्या रहा है, बैंक अपनी एसेट को सेल कर रहा है और जब भी आप कोई एसेट को सेल करते हो तो आप एक फिक्स रिटर्न देते हो आपके इन्वेस्टर को, क्योंकि इन्वेस्टर तभी पैसा डालेगा जब उसको रिटर्न मिलेगा। मान लो 100 रुपए का एसेट था और बैंक को सेल करना है, बैंक सेल कर रहा है 90 में, तो 100 रुपए का एसेट अगर आप 90 में सेल कर रहे हो, यानी कि आप एक तरह से यहां पर लोन ले रहे हो 90 रुपीस का, जिस पर 10% का इंटरेस्ट है। तो अगर अभी आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, 100 रुपए का एसेट बुक में था, आपने 90 में सेल किया, इसका मतलब आपने एक्चुअल में क्या किया है, आपने एक 90 रुपीस का लोन लिया है और 10% आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो 10 रुपीस का। तो ये आपके बैंक के सोचने का तरीका है। अगर आपको बैंक की तरह नहीं सोचना, सिंपल तरीके से सोचिए, आपके पास 100 का एसेट है, मार्केट में 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब ये 100 का एसेट बेचना है और ये 100 का एसेट है, इसका वैल्यू 1 साल में रियलाइज होगा, यानी 100 का एसेट का वैल्यू आज नहीं मिल रहा, 1 साल बाद मिलेगा। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या हुआ, 100 डिवाइड बाय 1.1 लगभग 90 आएगा। तो 90 इसका प्रेजेंट वैल्यू है। तो अगर आप 100 का एसेट 90 में बेच रहे हो, यानी आप 10% का इंटरेस्ट दे रहे हो इन्वेस्टर को, ठीक है। तो ओरिजिनेटर का प्राइस क्या है कि जिस रेट पर उसका आउटफ्लो इंकर होगा, यानी जिस रेट पर उसको लोन मार्केट में अवेलेबल होगा। और इन्वेस्टर का प्राइस क्या है कि जो कंपेरेबल सिक्योरिटी वहां पर उसको कितना यील्ड मिल रहा है, यानी कितना वाईटीएम मिल रहा है। तो जहां पर ओरिजिनेटर का प्राइस यानी उसका आउटफ्लो इंकर होगा और आपके इन्वेस्टर का प्राइस जहां पर वो सिमिलर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, दोनों मैच होंगे, वही आपका प्राइस बनेगा। प्राइस से मतलब है यहां पर आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट के बेसिस पर ही प्राइस डिसाइड होगा। अगर 10% का इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है तो प्राइस कितना होता है, 100 का प्रेजेंट वैल्यू यानी 90, तो 100 डिवाइड 1.1 90 आपका बनता है प्राइस, ठीक है सर। तो एक्सेप्टेबल टू बोथ ओरिजिनेटर एज वेल एज इन्वेस्टर, दोनों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, उसको चाहिए उतना रिटर्न जो कि उसका आउटफ्लो पर इंकर हो, यानी जो उसकी ओरिजिनेटर हैज टू इंकर एन आउटफ्लो, जितना रेट उसको अपने आउटफ्लो पर इंकर करना पड़ रहा है बोरोइंग कॉस्ट, तो ओरिजिनेटर का बोरोइंग कॉस्ट आपके इन्वेस्टर के रिटर्न के बराबर होगा, तब जाके बात बैठेगी। डिस्काउंटिंग बेस्ट एस्टीमेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो रेट ऑफ वाईटीएम ऑफ कंपेरेबल सिक्योरिटी। कंपेरेबल सिक्योरिटी में जो वाईटीएम मिल रहा है, यानी जो आपकी पास वाली सिक्योरिटी थी, अगर मैं यहां पर डेट में इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं किसी और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता, उस सिक्योरिटी में कितना रिटर्न मिल रहा है उतना ही मैं यहां पर एक्सपेक्ट करूंगा। तो कंपेरेबल सिक्योरिटी का रिटर्न आपका इक्वल हो जाए आपके ओरिजिनेटर के आउटफ्लो के रेट से, तो आपकी यहां पर प्राइसिंग हो जाएगी फिक्स। तो बस ये 2 पॉइंट आपको बता के आने, आपका काम हो जाएगा डन, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट समझिए। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। आपसे स्टेप्स पूछ लिए सर, स्टेप्स तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझ लिए थे, जहां पर पार्टिसिपेंट समझे थे, वही स्टेप्स हम लोग फिर से यहां पर बताएंगे। तो यहां पर आपको डिवाइड करना है 2 स्टेज के अंदर, पहला है आपका ओरिजिनेशन, दूसरा है आपका प्रोसेस। ओरिजिनेशन में क्या होगा, सबसे पहले एक पूल क्रिएट किया जाएगा,
पूल का मतलब बैंक ने तो अपने लोन बांट दिए, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन। अब सारे लोन को आपको पूल में क्रिएट करना है, तो पहला स्टेप रहेगा क्रिएशन ऑफ पूल। तो ओरिजिनेशन की बात हो रही, तो कैसे एसेट बनता है, पहले एसेट बनाएंगे, उसके बाद उसका हम लोग यहां पर प्रोसेस रन करेंगे। तो क्रिएशन ऑफ पूल किया, जहां पर आपने डिफरेंट डिफरेंट लोन्स को यहां पर पूल में इकट्ठा किया। अब पूल क्रिएट हो गया, पूल को ट्रांसफर करना है एसपीवी को, सेकंड स्टेप ट्रांसफर टू एसपीवी। एसपीवी क्या करेगा, एसपीवी सेल करेगा इन्वेस्टर को, तो सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर। तो ये आपके ओरिजिनेशन के 3 स्टेप है। और इन्वेस्टर आपसे बोलेगा सर आप सेल करने तो आ गए, इसकी क्रेडिट रेटिंग लेके आइए, तो यहां पर आप जाओगे क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपके ओरिजिनेशन के 4 सिंपल से स्टेप है। पहला पूल बनाया, पूल को एसपीवी को बेचा, एसपीवी ने इन्वेस्टर को बेचा, और यहां पर इन्वेस्टर ने मांगी क्रेडिट रेटिंग। तो क्रिएशन पूल, ट्रांसफर टू एसपीवी, एसपीवी ने सेल किया सिक्योरिटाइज पेपर को, और क्रेडिट रेटिंग मांगी इन्वेस्टमेंट की। अब प्रोसेस क्या होगा सर, प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेशन होगा एसेट का, रीपेमेंट होगा इन्वेस्टर का फंड का, रिकोर्स होगा ओरिजिनेटर को इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अब प्रोसेस में पहले उसका एडमिनिस्ट्रेशन करिए कि वो अच्छे से काम कर रहा है, उसका टाइमली पेमेंट है, तो उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब पेमेंट रिसीव करने की बारी आएगी, तो एक आरपीआई अपॉइंट किया था, वो आरपीआई जाएगा और रीपे कलेक्ट करेगा और रीपे करेगा आपके इन्वेस्टर को। तो रीपेमेंट ऑफ फंड, एसपीवी विल रीपे द फंड इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल फ्रॉम द एसेट पूल। तो एसपीवी के पास पैसा कहां से आया, एसपीवी के पास पैसा आया आपके आरपीए से, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट से, और एसपीवी ने ट्रांसफर किया आपके इन्वेस्टर को। और रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, अगर कभी डिफॉल्ट हो गया तो रिकोर्स हो जाएगा आपके ओरिजिनेटर को, और ओरिजिनेटर को पैसा चुकाना पड़ेगा। यानी अगर आपके लोन वाले ने किसी ने डिफॉल्ट किया, तो बैंक को आपको रिफंड करना पड़ेगा पैसा। तो ये आपके स्टेप्स हैं। स्टेप्स याद करने के लिए अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करिए, ओरिजिनेशन और आपका प्रोसेस। ओरिजिनेशन में पूल बनाया, पूल एसपीवी को दिया, एसपीवी ने सेल किया इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर ने क्रेडिट रेटिंग मांगी, तो ये ओरिजिनेशन हो गया। इसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पैसा कलेक्ट करके इन्वेस्टर को रीपे करना है, और थर्ड आपका डिफॉल्ट के केस में आपका ओरिजिनेटर को पकड़ने हमको जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, डन है सर। नेक्स्ट है आपका ब्लॉकचेन का कंसेप्ट, जो कि आपका नया टॉपिक है, रिसेंटली ऐड हुआ है, तो अच्छे से आपको इसको समझना है। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। एमटीपी में आपसे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था सर, एक्सप्लेन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना है और रिस्क बताना है आपके ब्लॉकचेन के साथ। सबसे पहले ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन करेंगे। ब्लॉकचेन सर होता क्या है, सिंपल सा मीनिंग आपकी ब्लॉकचेन का है कि ये एक सिक्योर स्टोरेज है। जब भी आप ब्लॉकचेन वर्ड सुने, आपको मानना है कि ब्लॉकचेन इस तरह का एक सिक्योर स्टोरेज है, जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर है, और यहां पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करी, किसी ने अपनी स्टोर कर दी, फिर इस तरह से आपकी ब्लॉकचेन आगे चलती रहती है। तो इस तरह की पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी, तो आपको पता रहेगा ब्लॉकचेन क्या है। एक सिक्योर स्टोरेज है, जहां पर कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता। तो ये केवल आपका एक ऐड करने का डेटाबेस है, या फिर एक सिक्योर स्टोरेज है। इतनी सी बात ध्यान में रखिए, सारे क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोलेगा ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन करते हुए आपको कीवर्ड लिखना है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है, यानी जो सिक्योर स्टोरेज था, इसको कोई भी व्यक्ति यहां पर एक्सेस कर सकता है, पर्सन ए बी सी डी कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन सिक्योर्ड है। यानी अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी, तो आपको मेरा ऑथराइजेशन या फिर मेरा अप्रूवल लगेगा। तो ये सिक्योर्ड है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेजर है, यानी कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। और टेक्नोलॉजी तो है ही आपकी, तो यहां पर आपको बोलना है कि ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। आपको इसको एज ए शेयर्ड लेजर, यानी जैसे गूगल शीट होता है, कोई भी व्यक्ति गूगल शीट के लिंक से उसको एक्सेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है, लेकिन गूगल शीट में आप अपडेट कर सकते हो, ब्लॉकचेन में अपडेट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी चेंज। और रिस्क जब आपको बतानी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब रिस्क के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ब्लॉकचेन एक ब्लॉक है जिसके अंदर डेटा है, बट उसको कोई मॉनिटर नहीं करता। ब्लॉकचेन का ओनर कौन है, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो नो वन टू मॉनिटर एंड रीड देम इन सीक्वेंस। रीड देम इन सीक्वेंस मतलब इस सीक्वेंस में आपको समझना है। सबसे पहला रिस्क,
कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि ब्लॉकचेन को कंट्रोल करती हो, तो यहां पर कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं है जो कि यहां पर रूल्स या पॉलिसी डिफाइन करे। सेकेंड, यहां पर हमारे पास कंपिटेंट लोग नहीं है, यानी ब्लॉकचेन के इंजीनियर नहीं है जो कि ब्लॉकचेन को समझ सके और ब्लॉकचेन को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सके टू डिजाइन एंड मॉनिटर। तो यहां पर अब्सेंस मतलब लोग हैं लेकिन लिमिटेड है, तो अब्सेंस वर्ड सही नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं कि यहां पर लेस लोग है, यानी कि लोगों को ढूंढना डिफिकल्ट है। तो अब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी है और यहां पर कंपिटेंट लोगों को ढूंढना मुश्किल है। फिर आपका टेक्नोलॉजी टेम्पर, क्योंकि आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे किसी ने टेम्पर्ड किया या चेंज कर लिया या हैक कर लिया, तो उस केस में जो इंफॉर्मेशन स्टोर करी है वो आपकी अनरिलायबल हो जाएगी। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, किसी ने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दी, किसी ने पूरे स्टोरेज को फुल कर दिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंट मेंबर डिफरेंट रिस्क, अब ब्लॉकचेन को डिफरेंट डिफरेंट लोग यूज करते हैं, अब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट रिस्क है, सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट है। मैं तो अपनी पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है। अब यहां पर कुछ भी ब्रीच हुआ, किसी की इंफॉर्मेशन लीक हो गई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो यही आपकी रिस्क है। सबसे पहले ब्लॉकचेन को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, शेयर होता है, पीयर टू पीयर है और डिसेंट्रलाइज ओपन लेजर है, जहां पर कोई भी थर्ड पार्टी बीच में इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ये डीएलटी वर्ड तो आपको लिख के आना ही आना है, भले ही ब्लॉकचेन का कुछ भी क्वेश्चन आए, ये आपको पॉइंट लिखना ही लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसका। फिर यहां पर बोला कि एपेंड ओनली डेटाबेस है, यानी एडिशन ओनली, केवल एडिशन होगा, नो मॉडिफिकेशन, नो डिलीशन, नो अपडेशन, विच कैन नॉट बी चेंज और अल्टर्ड, ऑल ट्रांजेक्शन आर फुल्ली इरिवर्सिबल, सारी ट्रांजेक्शन फुल्ली इरिवर्सिबल है। तो ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन कर दिया, अब रिस्क को बताना है। सबसे पहले बोलोगे कि यहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो हमें यहां पर एडमिनिस्टर कौन करेगा, तो यहां पर आपको सबसे पहला पॉइंट कहा है, अब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर और एनफोर्स प्रोटोकॉल और अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और क्या अब्सेंट है, कंपिटेंट पीपल नहीं है, तो आप बोलोगे फाइंडिंग कंपिटेंट पीपल टू डिजाइन एंड परफॉर्म इज डिफिकल्ट। फिर था आपका कि किसी ने टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो यहां पर आप बोलोगे कि रिलायबिलिटी डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे, अगर टेक्नोलॉजी ही टेम्पर्ड हो गई तो इनएक्यूरेट और इनरिलायबल डेटा बनेगा। फिर था इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तो किसी ने यहां पर रिस्क है, यहां पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड का, विच कुड पोटेंशियली चैलेंज द मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, किसी ने बहुत ज्यादा डेटा ओवरलोड किया तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यहां पर डिफरेंट मेंबर डिफरेंट रिस्क, तो हर मेंबर की जो भी ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है उसकी रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है, तो अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट आता है कंट्रोल्स के लिए, तो आपका हाउ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी टू बी अचीव्ड इन अ ब्लॉकचेन, तो कैसे हम लोग अकाउंटेबिलिटी अचीव करेंगे। एक मिनट दीजिए, शायद लाइट चली गई है, बट ठीक है, आपको थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं, लाइट पर हम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर 9 था। चलते क्वेश्चन 10 पे, ये भी नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन बताइए, कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि शेयर्ड है, पीयर टू पीयर है, इसमें केवल एडिशन हो सकता है, यानी एपेंड ओनली डेटाबेस है और ट्रांजेक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। यही सब बातें कर देना आप यहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पीयर टू पीयर, ओपन लेजर है, नो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है, ऐप एंड ओनली डेटाबेस और ट्रांजैक्शन फुल्ली इरिवर्सिबल, सेम चीज जो ऊपर लिखी थी। एक छोटा सा पैराग्राफ और है, यहां पर बोल देना कि हर इंफॉर्मेशन ब्लॉक के अंदर स्टोर होती है और ब्लॉक आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन को बताता है। तो ये लाइन तो हो गई कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। अब पूछेंगे वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन, ये सबसे सिंपल पार्ट है वर्किंग के लिए। वर्किंग कैसे होती है तो आपको यहां पर समझना है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन लाइक सेंडिंग मनी टू समवन इज इनिशिएटेड। ये आप अपने लैपटॉप पर बैठे हो, चलो आपका लैपटॉप बनाते हैं, ये आपका लैपटॉप है, आप लैपटॉप पर बैठे हो, लैपटॉप से आपने किसी को पैसा ट्रांसफर किया, तो आपने यहां पर एंटर किया, एंटर करते ही आपकी ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई, तो यहां पर आपका ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ। अब इनिशिएट होने के बाद क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन आपने इनिशिएट करी वो सेंड होगी आपके नेटवर्क से। ये आपका वाईफाई का नेटवर्क बनाया मैंने, इसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सेंड हुई, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्टेड वाया नेटवर्क।
तो ट्रांजैक्शन यहाँ से ब्रॉडकास्ट हुई, ब्रॉडकास्ट होके सर कहाँ पर जा रही है, ये जा रही है आपके सिक्योर्ड स्टोरेज यानी आपके ब्लॉकचेन पे। ये ब्लॉकचेन की वॉल पर आई, तो ब्लॉकचेन की वॉल ने इसको चेक करा कि कहीं इसमें वायरस तो नहीं है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं है। तो यहाँ पर आपकी ब्लॉकचेन की जो वॉल है यहाँ पर होती है क्रिप्टोग्राफी। तो नेटवर्क वैलिडेट द ट्रांजैक्शन यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। अब ब्लॉकचेन का नेटवर्क इसको वैलिडेट करता है, वैलिडेट सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पर आपका एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया कि हमने यहाँ पर 100 रुपीज ट्रांसफर किए, तो 100 रुपीज का ब्लॉक बन गया। अब ये ब्लॉक जो है ये आपकी चेन में जुड़ेगा, तो पहले ब्लॉक क्रिएट होगा फिर ब्लॉक चेन में जुड़ेगा और ये चेन आपकी चलती जाएगी। तो ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज ए ब्लॉक, ब्लॉक इज एडेड टू एग्जिस्टिंग चेन और ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। तो इस सिंपल से प्रोसेस को डायग्राम से समझ सकते हो, आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ, वैलिडेट हुआ, एडेड एज ए ब्लॉक और फिर हुआ कंप्लीट। ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज ए ऑनलाइन ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका सिंपल सा मेमोरी टेक्निक है। क्वेश्चन 10 डन है सर। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं, ये भी नया टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन पूछा है। कैसे याद करोगे सर, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन यानी ए बी, एप्लीकेशन ब्लॉकचेन ए बी, तो सर क्वेश्चन ने बोल दिया, बाकी का एबीसीडी आप लिख के आ जाइए। ए बी के बाद सी डी ई एफ जी एच फिर टी, आई बीच में मिसिंग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ए बी सी डी आपको इग्नोर करना है, ई एफ जी एच और टी से आपके पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपका ई। अब हम लोग इन पॉइंट को समझे उससे पहले एक नोट दिया है कि रिमेंबर प्राइमरी यूज ऑफ ब्लॉकचेन इज सिक्योर स्टोरेज, शेयरिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो मेन यूज क्या है आपके ब्लॉकचेन का, आपका ये सिक्योर स्टोरेज है जो कि डिसेंट्रलाइज है और यहां पर आप इसको शेयर कर सकते हो। तो यहां पर जो भी एप्लीकेशन होगा सब जगह आप सेम बात बोलोगे, सिक्योर स्टोरेज, सिक्योर स्टोरेज, सिक्योर स्टोरेज, सब जगह सेम बात आपको बोलनी है। सबसे पहला लेटर है ई। ई से क्या होता है, यहां पर ई से होता है इकोनॉमिक फोरकास्ट। अगर इकोनॉमिक फोरकास्ट करना है तो इकोनॉमिक फोरकास्ट का डेटा सिक्योर स्टोरेज पे भेज दो, ये इसका एप्लीकेशन है। फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन मार्केट, मेक पॉसिबल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट बेस्ड ऑन। तो यहां पर फोरकास्ट करना है तो आप ब्लॉकचेन एक स्टोरेज है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, तो सब लोग अपने फोरकास्ट यहां पर भेज सकते हैं या फिर अपना डेटा भेज सकते हैं और इसके बेसिस पर आप अपना फोरकास्ट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट बोलोगे इकोनॉमिक फोरकास्ट। फिर एफ, एफ से आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करेंगे, ऑटोमेटेड ट्रेड लाइफस्टाइल ट्रांजैक्शन लॉग। तो जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लॉग को हम लोग ब्लॉकचेन पे सिक्योरली सेव स्टोर कर देंगे। तो ब्लॉकचेन कैन यूज टू प्रोवाइड ऑटोमेटेड ट्रेड लाइफ साइकिल इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन लॉग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एसेट और प्रॉपर्टी। फिर है आपका जी, जी से आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा यहां पर स्टोर कर सकती है क्योंकि ये सिक्योर एरिया है। तो ब्लॉकचेन इंप्रूव्स द ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड्स बेटर वे टू मॉनिटर एंड ऑडिट द ट्रांजैक्शन इन दीज सिस्टम। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगी और यहां पर आप इसको बेटर वे कर सकते हो मॉनिटर का और ऑडिट करने का, क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई भी व्यक्ति अपडेट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है उसका सोर्स अच्छे से बना रहेगा। फिर एच से आपका हेल्थ केयर आता है, हेल्थ केयर भी यहाँ पर अपना सिक्योर डेटा स्टोर कर देगा, तो सिक्योर शेयरिंग ऑफ डेटा। और लास्ट है टी, ट्रैवल इंडस्ट्री क्या करेगी, ये भी अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को स्टोर करेगी। तो सब लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का और इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम कर रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी इंडस्ट्री है, ई एफ जी एच, आई नहीं है, फिर टी है। ई से है आपका इकोनॉमिक फोरकास्ट, एफ से आपका फाइनेंशियल, जी से गवर्नमेंट, एच से आपका हेल्थ केयर और टी से आपका लास्ट था ट्रैवल इंडस्ट्री। तो इनको ध्यान रखेंगे। 11 होता है डन। नेक्स्ट है नया टॉपिक अगेन क्वेश्चन 12, टोकनाइजेशन टू सम एक्सटेंट रिसेंबल प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, इज इट ट्रू। क्वेश्चन बोल रहा है कि टोकनाइजेशन और आपका सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का, दोनों का प्रोसेस लगभग सिमिलर है, क्या ये ट्रू है। व्हाट आर द सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी क्या है। तो सबसे पहले टोकनाइजेशन क्या होता है ये समझिए। टोकनाइजेशन के अंदर आपने एनएफटी का कंसेप्ट पढ़ा होगा, एनएफटी सॉरी सुना होगा, पढ़ा तो क्या होगा आपने। तो आपने एनएफटी का कंसेप्ट सुना होगा जहां पर आपकी बहुत सारी छोटी छोटी इमेजेस बाय या फिर सेल हो रही थी। एनएफटी होता है नॉन फंजेबल टोकन। आपने देखा कि बहुत सारे एनएफटी बाय सेल हो रहे थे, इनकी वैल्यू बहुत बढ़ रही थी। तो एनएफटी होता क्या सर, ये एक टोकन है। टोकन का मतलब आपने एक फिजिकल एसेट को कन्वर्ट कर दिया इनटेंजिबल एसेट में। तो टोकनाइजेशन में फिजिकल एसेट इज कन्वर्टेड टू आपका इनटेंजिबल एसेट, यानी कोई फिजिकल इमेज था उसको कन्वर्ट कर दिया आपने एक इनटेंजिबल इमेज या इनटेंजिबल टोकन में, इसको टोकनाइजेशन बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट इनटू ब्लॉकचेन टोकन।
तो यहाँ पर टेंजिबल और इनटेंजिबल को कन्वर्ट किया है ब्लॉकचेन में। तो हमने पहले गलत बोल दिया था कि टेंजिबल को इनटेंजिबल में कन्वर्ट नहीं किया है, जब बल्कि टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट को आपने ब्लॉकचेन टोकन में कन्वर्ट किया है। अब इन टोकन को आप बाय सेल कर सकते हो ताकि आपकी फिजिकल एसेट भी बाय सेल हो सके। तो टोकनाइजेशन ऑफ illiquid asset to convert liquid asset into a product that is liquid and tradable। तो यहाँ पर टोकनाइजेशन में क्या होता है, illiquid asset को लिक्विड में कन्वर्ट किया जो कि अब ट्रेड करी जा सकती है। एंड इट रिसेंबल द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो पहले का आंसर तो होगा यस इट इज ट्रू, ये आपके सिक्योरिटाइजेशन को रिसेंबल करता है। क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन में क्या था, सिक्योरिटाइजेशन में आपने एसेट को कन्वर्ट किया इंस्ट्रूमेंट में और इन्वेस्टर को सेल किया। टोकनाइजेशन में आपने एसेट को कन्वर्ट किया टोकन में और फिर उसको ट्रेडेबल बनाया, यानी उसको आपने यहां पर इन्वेस्टर को सेल करा। अब बताना है कि सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला दोनों ही आपका लिक्विडिटी को इंप्रूव करता है। लिक्विडिटी को कैसे इंप्रूव करता है, जब पहले कोई एसेट टेंजिबल फॉर्म में थी तो उसको बाय सेल करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसे वो टोकन फॉर्म में आ गई तो टोकन तो ब्लॉकचेन पे आप अपने फोन से बाय करो, फोन से सेल करो, तो यहां पर आपको लिक्विडिटी मिली है। और सेम चीज अप्लाई होती है सिक्योरिटाइजेशन में। पहले एक लोन था, उसको बाय सेल करना थोड़ा मुश्किल था, आपने उसके होमोजीनियस ट्रेंचिंग करी, उसकी होमोजीनियस सिक्योरिटी और इंस्टॉलमेंट क्रिएट करी, इंस्टॉलमेंट को आपने बाय सेल किया तो आपके लिए सिंपल हो गया। तो पहला पॉइंट है लिक्विडिटी का। दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, दोनों डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अभी तक हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अगर आप यहां पर डेट में इन्वेस्ट करोगे या फिर टोकन में इन्वेस्ट करोगे तो आपका डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। फिर यहां पर दोनों में ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाई और यहां पर न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलती है। तो यहां पर याद कैसे करोगे सिमिलैरिटी को, तो आपको सीक्वेंस में पढ़ना है कि सबसे पहला पॉइंट है लिक्विडिटी आपको यहां पर मिलती है। लिक्विडिटी की वजह से आप ट्रेडिंग कर पाते हैं, ट्रेडिंग की वजह से आपको यहां पर डाइवर्सिफिकेशन और नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो ये आपकी सिमिलैरिटी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये था आपका क्वेश्चन 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका न्यू टॉपिक है रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन। हमें बताना है कि सिक्योरिटाइजेशन में क्या क्या रिस्क है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, याद करने के लिए कैसे याद करेंगे। रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन मतलब मार्केट में कोई ना कोई रिस्क आई है, मार्केट में रिस्क आएगी तो हमारा जो डेटर है जिसको हमने लोन दे रखा है वो डेटर डिफॉल्ट कर सकता है, तो इससे आपकी पार्टी डिफॉल्ट कर देगी। अब कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो उससे पैसा रिकवर करने के लिए आप लीगल केस करते हैं, तो पार्टी से रिकवरी के लिए लीगल केस करना पड़ेगा। इस स्टोरी को ध्यान में रखिए, आप सारी रिस्क लिख सकते हैं आराम से। पहला मार्केट में रिस्क है यानी मार्केट रिस्क है, आपका पार्टी डिफॉल्ट करेगी यानी यहां पर सामने वाली पार्टी पैसा नहीं देगी तो काउंटर पार्टी रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क, और फिर आपको लीगल केस करना पड़ेगा तो आपकी लीगल रिस्क। अब तीनों रिस्क को एक एक करके समझते हैं। क्रेडिट रिस्क या फिर काउंटर पार्टी रिस्क, ये क्या होता है, रिस्क ऑफ बैंकरप्सी और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसर, यानी कोई भी व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया तो वो आपका पेमेंट नहीं कर पाएगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस नहीं कर पाएगा। लीगल रिस्क क्या है, अब किसी व्यक्ति ने यहाँ पर बैंकरप्ट हुआ है, डिफॉल्ट किया है तो उसे पैसा रिकवर करना है तो उस पर केस करने गए। अब केस करते टाइम पता चला कि आपका तो कोई स्पेसिफिक लॉ ही नहीं है या फिर कोई स्पेसिफिक जजमेंट ही नहीं है जिसके बेसिस पर आपके केस को जल्दी से सॉल्व किया जा सके, तो अब्सेंस ऑफ कंक्लूसिव जुडिशियल प्रेसिडेंट। फिर है मार्केट रिस्क, मार्केट में क्या क्या रिस्क आ सकती है, मैक्रो इकोनॉमिक यानी पूरे इकोनॉमी को इंपैक्ट करे, इंडस्ट्री डाउनटर्न हो जाए या प्राइस मूवमेंट एडवर्स हो जाए। फिर है प्रीपेमेंट रिस्क, प्रीपेमेंट रिस्क क्या होता है कि आपके जो डेटर्स है इन्होंने आपको मैच्योरिटी से पहले प्रीपे कर दिया। ऐसा क्यों किया सर, हो सकता है कि आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ गई और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से उन्होंने आपका प्रीपेमेंट कर दिया। फिर है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से आपको नुकसान हुआ, जैसे कि यहाँ पर जो आपके लोन थे पूल में वो थे आपके फ्लोटिंग रेट पे और इन्वेस्टर को जो पे आउट करना था वो था फिक्स रेट पे, यानी आपको इंटरेस्ट मिलता था फ्लोटिंग पे करना था फिक्स पे। अगर इंटरेस्ट रेट गिर गई तो आपको मिलने वाला इंटरेस्ट तो कम हो गया लेकिन पेमेंट अभी भी उतना ही करना है, तो ये होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो तीन तरह की रिस्क है, स्टोरी को ध्यान में रखिए, इजीली आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट आपका न्यू पॉइंट है although rating agency is secondary to the process of securitization but it plays a vital role explain। यहां पर बोला है कि रेटिंग एजेंसी, आपको याद होगा जब पार्टिसिपेंट के बारे में पढ़ा था तो रेटिंग एजेंसी ने डेटर को रेटिंग दी थी, तो यहां पर बोला है कि ये सेकेंडरी तो है
बट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्सप्लेन करिए। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात बोली आपने, सेकेंडरी है लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है। सिक्योरिटाइजेशन इज बेस्ड ऑन पूल ऑफ एसेट। अब क्या क्या बातें करेंगे, जब आप रेटिंग करते तो आप कैश फ्लो की स्ट्रेंथ देखते हैं कि जो कैश फ्लो देंगे वो कितने वॉल्यूम के होंगे, टाइमली पेमेंट होगा नहीं होगा, लिक्विडिटी सपोर्ट, क्रेडिट क्वालिटी ऑफ ऑब्लाइगर एंड स्ट्रेंथ ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर बतानी है। ये क्वेश्चन न्यू है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो टॉपिक है वो तो पुराना ही है, एमटीपी नवंबर 24 में पूछा था। ठीक है सर, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, फिर है आपका चैप्टर 8 म्यूचुअल फंड। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक बार एग्जाम में आरटीपी में आया है। क्वेश्चन है आपका कंसेप्ट ऑफ साइड पॉकेटिंग इन म्यूचुअल फंड आपको बताना है। साइड पॉकेटिंग क्या होता है सर? सिंपल सा तरीका है, आपका म्यूचुअल फंड डिफरेंट डिफरेंट एसेट में पैसा इन्वेस्ट करता है। अब मान लेते कोई स्पेसिफिक एसेट या कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वहां पर रिस्क बढ़ गया है और उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है। ऐसे वैल्यू को हम लोग, ऐसी एसेट को हम लोग स्ट्रेस्ड एसेट बोलते हैं कि ये आपकी एसेट बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई है। अब ऐसे केस में जो भी एसेट आपकी अच्छा परफॉर्म नहीं करती उनको हम लोग एक साइड पॉकेट में रख देते हैं ताकि हमारा म्यूचुअल फंड केवल लिक्विड एसेट को रिप्रेजेंट करे। इसको हम लोग बोलते हैं साइड पॉकेटिंग। तो सेपरेशन ऑफ रिस्की एसेट फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट एंड कैश होल्डिंग अंटिल द फंड रिकवर्स देम। तो हमने उसको सेपरेट कब तक रखा? जब तक वो अपनी वैल्यू को रिकवर ना कर ले। जैसे ही वैल्यू रिकवर कर लेगा वापस से आपके म्यूचुअल फंड में ऐड कर देंगे। आपका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, यानी प्रोसेस क्या होता है? म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटी की रेटिंग गिर गई तो हमने रिस्की और इलिक्विड एसेट को साइड पॉकेट में रख दिया। एनएवी केवल लिक्विड एसेट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो एनहेंस द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, सेपरेशन ऑफ रिस्की फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट एंड कैश होल्डिंग। तो ये आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू को इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर आपकी रेटिंग बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी। और यहां पर आपने रिस्की एसेट को सेपरेट करना होता है कैश होल्डिंग से। स्ट्रेस्ड एसेट गेट लॉक अंटिल द फंड रिकवर्स द मनी। और कब तक लॉक रहेगा? जब तक ये आपका अपनी वैल्यू रिकवर ना कर ले। जैसे ही वैल्यू रिकवर कर लेगा फिर से म्यूचुअल फंड का पार्ट बन जाएगा। मॉडस ऑपरेंडी क्या है? रेटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड डिक्रीज। म्यूचुअल फंड ने इलिक्विड एसेट को साइड पॉकेट पे रखा और अब एनएवी आपका केवल लिक्विड एसेट का वैल्यू शो करता है। तो ये आपका साइड पॉकेटिंग था। और क्या है सर इंपॉर्टेंट? और तो नहीं है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डेरिवेटिव्स का चैप्टर। डेरिवेटिव्स में आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, May 24 एमटीपी में आया था। While securitization, the security issued by SPV are backed by the loans and receivable, the collateralized debt obligation are backed by pool of bond। क्या बोला गया सर? सिक्योरिटाइजेशन की जो सिक्योरिटीज है जो कि एसपीवी इशू करता है वो आपके लोन्स और रिसेबल्स के द्वारा बैक है, यानी उनका सपोर्टिंग आपका लोन या रिसेबल्स है। और आपका द कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन जो आपके सीडीओज होते हैं आर बैक्ड बाय पूल ऑफ बॉन्ड एसेट बैक सिक्योरिटी रीट्स एंड अदर सीडीओ। तो आपके सिक्योरिटाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी बैक्ड बाय एसेट या लोन है और सीडीओ के अंदर आपका जो बैकिंग है वो होता है आपका एसेट बैक सिक्योरिटी से, रीट से और अदर सीडीओ से। तो आपको बताना मेन टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन सीडीओ। आपका सीडीओ क्या होता है सर? सीडीओ आपका सेम तरह का लॉजिक है सिक्योरिटाइजेशन में। सिक्योरिटाइजेशन में आपका लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी इश्यू होती है, सीडीओ के अंदर लोन के अलावा जो आपकी एसेट है जैसे आपकी कोई रियल स्टेट है इनके अगेंस्ट में आप सिक्योरिटी इशू करते हैं। अब आपको सीडीओ की रिस्क को मिटिगेट करना है, कैसे मिटिगेट करोगे? तो सिंपल सा हमने यहां पर बोला है कि आपको कोई रिस्क लग रहा है तो आरबीएल बैंक में एफडी बना लीजिए। एफडी बनाते ही आरबीएल बैंक में आपको कोई रिस्क नहीं मिलेगा। तो मेक एफडी इन आरबीएल बैंक। क्या मतलब है सर? एफ का मतलब है यहां पर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, तो आपका पहला फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। डी से आपका डिफॉल्ट रिस्क है। आरपी और आई से आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क। फिर है आपका आरपीएल बैंक, आर से आपका री इन्वेस्टमेंट, पी से आपका प्री पेमेंट और एल से आपका लिक्विडिटी। तो ये आपके सीडीओ के सारे रिस्क है। नेमोनिक्स या फिर याद करने का तरीका क्या है कि आपको रिस्क लग रहा है तो रिस्क का सॉल्यूशन क्या है? एफडी बनाइए आरपीएल बैंक में। तो आरपीएल बैंक में एफडी बनाओगे, सेफ रहोगे। एफ से फॉरेन एक्सचेंज, डी से डिफॉल्ट, आई से इंटरेस्ट, आर से आपका री इन्वेस्टमेंट, पी से प्री पेमेंट और एल से आपका लिक्विडिटी रिस्क। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था सर। नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 को भी इंपॉर्टेंट बताया है।
एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते ये आपको बताना है। सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन वैल्यूएशन का फॉर्मूला आता है, ऑप्शन वैल्यूएशन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन का वैल्यू कैसे करते हैं सर? वैल्यू ऑफ ऑप्शन करने का तरीका होता है, मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करते हैं। अगर आप यहां पर वैल्यू कर रहे हैं कॉल ऑप्शन को, तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है तो प्रोबेबिलिटी से, और इस वैल्यू का हम लोग करते हैं पीवी। तो ये आपका ऑन ए जनरल बेसिस बता रहे ऑप्शन का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो आपका ऑप्शन का कैलकुलेशन का हमने फॉर्मूला बताया, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अब मार्केट प्राइस की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो आप यूज करते हैं, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं पीवी फैक्टर से। तो ये जो फैक्टर्स है इन्हीं को आपको लिखना है, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस यानी प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन, प्रोबेबिलिटी मतलब वॉलेटिलिटी, तो वॉलेटिलिटी इन स्टॉक प्राइस को कंसीडर करना है। पीवी फैक्टर यानी टाइम और इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि 1/1 प्लस रेट की पावर टाइम होता है, तो टाइम और इंटरेस्ट हो गया पीवी फैक्टर से। तो यहां पर इंटरेस्ट रेट और आपका टाइम टिल एक्सपायरी, तो ये 4 पॉइंट आपको लिख के आने, और 4 पॉइंट आपके फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फॉरेक्स का चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट आ गया है, देखते क्या है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मनी मार्केट हैजिंग, मनी मार्केट हैजिंग पर शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट के अंदर जनरली हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं। तो पहले एडवांटेज बताएंगे मनी मार्केट हैजिंग के, जो कि है ट्रिपल एफ, और फिर बताएंगे डिफरेंट डिसएडवांटेज जो कि आपके एफसी। तो ट्रिपल एफ का मतलब क्या है? मनी मार्केट हेजिंग करने से आपने अपना प्राइस फिक्स कर लिया है, तो अब आपको कोई भी डाउनसाइड रिस्क नहीं है। तो पहला एफ है आपका फिक्स द प्राइस, नो डाउनसाइड रिस्क। अब डिसएडवांटेज भी आपका यही है कि अगर आपको कोई डाउनसाइड रिस्क नहीं तो आप अपसाइड का प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। तो यहां पर आपका फिक्स द प्राइस, नो अपॉर्चुनिटी टू गेन इन फेवरेबल। तो ये आपका एडवांटेज बताया, और ये आपका डिसएडवांटेज कि आपके पास डाउन साइड यानी नीचे का रिस्क तो नहीं है, लेकिन ऊपर की जो अपॉर्चुनिटी वो भी अब आपके पास नहीं रही, नो अपॉर्चुनिटी टू गेन। फिर है आपका नेक्स्ट कि ये फ्लेक्सिबल और फीजिबल होता है। तो आप बोलोगे कि आपका डिसएडवांटेज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जितनी चीज आपकी फ्लेक्सिबल होगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। यही बात आपको बतानी है। सबसे पहले मनी मार्केट हैज क्या होता है? एक्सचेंज सर्टेन अमाउंट ऑफ वन करेंसी फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ अनदर करेंसी एट अ पर्टिकुलर डेट। मनी मार्केट हैज में आप इंटरेस्ट रेट के थ्रू इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ करेंसी को एक्सचेंज कर सके फ्यूचर के अंदर एट फिक्स रेट। एडवांटेज होता है सर फिक्स द प्राइस, नो डाउनसाइड एक्सपोजर, फ्लेक्सिबिलिटी और फीजिबल है। और डिसएडवांटेज भी सेम बातें करनी है, फिक्स द प्राइस तो आपका नो अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट, और ये आपका मोर कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 था। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट में। ब्रीफली डिस्कस ब्रीफली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। आपके जो आईएफसी होते हैं उसके आपको कॉन्स्टिट्यूएंट बताने। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसके कंपोनेंट, यानी किन कंपोनेंट से मिलके आपका आईएफसी बनता है। जब भी हम आईएफसी की बात करेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंडिया में अभी केवल एक ही आईएफसी है, जो कि है आपकी गिफ्ट सिटी, जो कि आपकी गुजरात में है। याद कैसे करेंगे? तो एग्जाम्पल लेंगे आपकी गुजरात की गिफ्ट सिटी का, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो RSS है उसका HQ है आपके गुजरात के अंदर। तो गुजरात गिफ्ट सिटी जहां पर HQ है आपके RSS का, और ये आपका नेमोनिक्स है, इससे आपको याद करना है। H मतलब क्या है सर? H मतलब है हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। गिफ्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाईली डेवलप होता है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज यहां पर आके पैसा इन्वेस्ट करती है, अपने ऑफिस लगाती है, अपने स्टॉक मार्केट लगाती है। तो यहां पर बहुत ही हाईली डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्यू से यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए यहां पर, क्योंकि जो भी बड़े बड़े लोग होंगे CFO CEO वो भी यहीं पर रुकेंगे। फिर है आपका RSSS। आर से क्या मतलब है सर? आर से रैशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो भी रेगुलेशंस यहां पर हो बहुत ही ज्यादा रैशनल और लॉजिकल हो। फिर है आपके 3 बार S, और 3 बार S का मतलब क्या है?
पहला स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो आपके बिजनेस को इंपैक्ट ना करे, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल होना चाहिए। लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, यानी किसी को अगर एक्सपोर्ट करना है तो इसके यहाँ से पोर्ट पास में होना चाहिए, कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए। और एक और लास्ट ऐसे आपका सस्टेनेबल इकोनॉमी, यहाँ की इकोनॉमी सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने। कैसे ध्यान रखोगे? कंपोनेंट ऑफ आईएफसी बताने हैं। आईएफसी से ध्यान आएगा गिफ्ट सिटी, और गिफ्ट सिटी गुजरात में, जहां पर आपका हेडक्वार्टर है आरएसएस का। तो एच फॉर हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यू से क्वालिटी लाइफ, आर से रैशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एस से आपका स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स या फिर स्टेबल इकोनॉमिक, और लास्ट वाला एस क्या था आपका? स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है सर? इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। स्वैप्शन कैन बी अप्लाइड फॉर स्पेक्यूलेशन पर्पस और हैज अ पोर्शन ऑफ देयर स्वैप बुक। व्हाट आर द अदर एरिया ऑफ एप्लीकेशन? आपको स्वैप्शन के एप्लीकेशन बताने। सर स्वैप्शन क्या होता है? स्वैप्शन का मतलब होता है आपकी स्वैप के ऊपर ऑप्शन, तो स्वैप प्लस ऑप्शन होता है आपका स्वैप्शन। सबसे पहली चीज बोलेंगे कि स्वैप्शन जो है वो आपके ट्रेडर भी यूज करते हैं, ट्रेजरर भी यूज करते हैं। और ट्रेडर क्यों करते हैं? ट्रेडर स्पेक्यूलेशन के लिए, और ट्रेजरर यूज करते हैं आपकी हेजिंग के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ स्वैप्शन में सबसे पहला एक्टिव ट्रेडर और कॉर्पोरेट ट्रेजरर दोनों यूज करते हैं। इसको हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑन कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड मिलता है आपको। बोरोइंग रेट और टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पर आप अपनी बोरोइंग रेट को एक्सेप्टेबल बना सकते हैं, यानी कि कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहां पर आप अपने बिजनेस को अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करते टाइम आपको अपनी फ्यूचर की कॉस्ट पता होनी चाहिए। अगर आपके पास स्वैप्शन रहेगा तो आप फ्यूचर की कॉस्ट को फिक्स कर सकते हैं। तो बिजनेस टेंडरिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट इनकी भी हेल्प करता है। तो ये आपके सारे एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है सर स्वैप्शन का? सबसे पहला ट्रेडर और ट्रेजरर दोनों यूज करते हैं। ट्रेजरर यूज करते हैं इसको हेजिंग के लिए। फिर आप बताओगे यहां पर कि यहां पर आप प्रोटेक्शन ले सकते हो कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड का, ताकि आपका बोरोइंग कॉस्ट कम हो सके। और फाइनली आपका यहां पर टेंडर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर की कॉस्ट पता रहेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है। वेरियस मेथड ऑफ हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे हैज कर सकते हैं? अगेन प्रैक्टिकल पार्ट में हमने पढ़ा था, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि सबसे पहले 2 मेथड है, ट्रेडिशनल और आपके नए मेथड। ट्रेडिशनल में आता है आपका एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, आपका लीडिंग और लैगिंग, सॉरी एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट का मतलब ही लीडिंग और लैगिंग होता है, तो एसेट लायबिलिटी मैनेज कर सकते हैं। फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट भी आपके आते हैं ट्रेडिशनल के अंदर। तो ये 2 तरीके आपके ट्रेडिशनल है। इसके बाद जो भी स्टॉक मार्केट पे होता है वो सब आपके एडवांस यानी कि मॉडर्न तरीके हैं। जैसे आपका ऑप्शन हुआ तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, आपके इंटरेस्ट रेट स्वैप, आपके इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप और आपका स्वैप्शन, ये सब आपके मॉडर्न तरीके हैं। तो ये आपको बताने हैं। ट्रेडिशनल में एएलएम और फॉरवर्ड रेट, मॉडर्न में इंटरेस्ट रेट, एफ&ओ, स्वैप और स्वैप्शन। क्वेश्चन 4 के बाद नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस वैल्यूएशन। यहां पर कोई इंपॉर्टेंट है क्या? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट बायआउट और लेवरेज बायआउट, स्टेट द पर्पस ऑफ ए लेवरेज बायआउट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एमबीओ क्या होता है और एलबीओ क्या होता है? एमबीओ मतलब मैनेजमेंट ने अपनी खुद की कंपनी बाय कर ली, यानी आपकी कंपनी का जो सीएफओ था वो सीएफओ ही कंपनी का ओनर बन गया। तो मैनेजमेंट बायआउट मतलब बायआउट इनिशिएटेड बाय मैनेजमेंट टीम। स्ट्रेटेजी फॉर एग्जिटिंग दोज डिवीजन दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कोर बिजनेस। जनरली एमबीओ क्यों होता है? क्योंकि आपका जो सीएफओ है उसको पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा कर रहा है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा नहीं कर रहा है। अब जिस सेक्टर में अच्छा नहीं कर रहा है उसने आपके सीएफओ ने आपके बोर्ड को बोला कि इस सेक्टर में अच्छा नहीं कर रहा है, इसको आप बंद कर दो, लेकिन बोर्ड अग्री नहीं है। अब बोर्ड अग्री नहीं है तो सीएफओ ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही कंपनी का ओनर बन जाऊं और ओनर बनके इस डिवीजन को बंद कर दूं। तो मैनेजमेंट बायआउट में आपका जो सीएफओ है या फिर सीईओ है, जो कि आपके मैनेजमेंट का पार्ट है, वो कंपनी को बाय करके अपने जो लॉस मेकिंग डिवीजन है उनको बंद करता है। तो एग्जिटिंग दोज डिवीजन दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कोर बिजनेस। नेक्स्ट है लेवरेज बायआउट। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मीनिंग है, लोन लेके जब कंपनी को बाय करते हो तो उसको लेवरेज बायआउट बोलते हैं। बहुत ही रीसेंट एग्जांपल ट्विटर का है कि आपके जो इलॉन मस्क है उन्होंने ट्विटर को बाय कैसे किया? उन्होंने मार्केट से लोन लेके ट्विटर को बाय किया, तो इसको लेवरेज बायआउट बोलते हैं।
एक्विजिशन ऑफ ए कंपनी और डिवीजन और अनदर कंपनी विच इज फाइनेंस एंटायरली और पार्शियली यानी 50% और मोर होना चाहिए बाय बोरोड फंड इज टर्म्ड एज लेवरेज बायआउट। लेवरेज बायआउट क्यों होता है? अगर कोई पब्लिक कंपनी तो उसको पहले प्राइवेट करते हैं, उसके ऑपरेशंस को इंप्रूव करते हैं, उसको एफिशिएंट बनाते हैं, और जब वो प्रॉफिटेबल होती है तो प्रॉफिटेबल होने के बाद वापस से मार्केट में लिस्ट करते हैं। तो इंप्रूव करते ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैश फ्लो को, उनका लोन रीपे करते हैं, और वंस एलबीओ आपका सक्सेसफुल हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, आप अपना डेट पे कर देते हैं और आप वापस से पब्लिक बन जाते हैं। तो ये आपका सिंपल सा मीनिंग था। एग्जाम्पल देना ट्विटर का दे सकते हो, आईसीआई देता है आपका टाटा का। कौन सा सर एग्जाम्पल? टाटा टी ने टेटले को एक्वायर किया था यूनाइटेड किंगडम में, जहां पर 77 पैसा आपका डेट से आया था। और दूसरा एग्जाम्पल है कोरस का, टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया। तो या तो टाटा का एग्जाम्पल दे दो, टाटा का एग्जाम्पल ही दे दो जो आईसीआई देता है, फालतू आपको अपना एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो वो आपके मार्क्स काट लेगा। तो टाटा टी और टेटले और कोरस और टाटा स्टील, ये एग्जाम्पल लिख के आ जाना। फिर है सर मर्जर्स एंड एक्विजिशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले रिवर्स स्टॉक स्प्लिट को एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या होता है सर? स्टॉक स्प्लिट के अंदर आप एक शेयर को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो अगर स्टॉक स्प्लिट का मतलब है शेयर को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल पार्ट्स को कंबाइन करके एक सिंगल शेयर बनाना। तो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या है सर? प्रोसेस कंपनी डिक्रीज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बाय कंबाइनिंग करंट शेयर इनटू फेवर और लेसर नंबर ऑफ शेयर। तो आप मल्टीपल स्टॉक, लेट से 5 स्टॉक को हमने मिलकर एक सिंगल स्टॉक बनाया, तो इसको रिवर्स स्टॉक स्प्लिट बोला जाता है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है। जनरली जो आपकी छोटी कंपनीज होती है जिनके स्टॉक का प्राइस बहुत कम है, जैसे मान लो 10 पैसा है, 15 पैसा है, जिनका प्राइस बहुत कम चल रहा है, वो स्टॉक स्प्लिट को यूज करके अपने स्टॉक के प्राइस को एक साइजेबल अमाउंट पे लेके आते ताकि उनको कोई पैनी स्टॉक ना बोले। तो रीजन क्या है सर? आपको इंडेक्स से रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपका प्राइस बहुत कम है तो आपको हो सकता है कि आपको इंडेक्स से रिमूव कर दे, आपको एक टैग ऑफ पैनी स्टॉक मिल जाता है, और आपको डीलिस्टिंग भी हो सकता है। तो इन तीनों चीज को टैकल करने के लिए आप यहां पर करते रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। तो अवॉइड डी लिस्टिंग, हमें डी लिस्टिंग नहीं करवाना है तो अवॉइड करना है इसको। अमाउंट रिमूवल फ्रॉम इंडेक्स, जो आपका मार्केट का इंडेक्स होता है निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, यहां से आपको रिमूव नहीं होना है। अवॉइड टैग ऑफ पैनी स्टॉक, जिसका जनरली पैसा प्राइस कम होता है उसको पैनी स्टॉक बोलते हैं, आपको वो टैग नहीं चाहिए, तो इसीलिए आप लोग रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करते हैं। और क्या रीजन है सर? और सबसे पहला अट्रैक्ट करने का आपको इन्वेस्टर और आपके म्यूचुअल फंड को। तो अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड। तो याद कैसे करोगे सर? रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में 3 चीज अवॉइड करनी है और 1 चीज अट्रैक्ट करनी है। 3 चीज अवॉइड क्या करनी है सर? आपको पैनी स्टॉक का टैग अवॉइड करना है, आपको डी लिस्टिंग अवॉइड करनी है, आपको रिमूवल फ्रॉम इंडेक्स अवॉइड करना है। अट्रैक्ट क्या करना है? इन्वेस्टर को और म्यूचुअल फंड को अट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का क्वेश्चन था। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 15 स्टार्टअप फाइनेंस, जो कि एएफएम थियरी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड इस चैप्टर से हर बार एग्जाम के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन को समझना है एंड कीवर्ड्स को हमें याद करना है। सबसे पहला इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम्स आरटीपी और एमटीपी में पूछा गया है। समझते हैं आपके क्वेश्चन को। व्हाट इज अ स्टार्टअप टू अवेल द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, यानी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपका स्टार्टअप क्या होता है। तो हमें स्टार्टअप को यहां पर डिफाइन करना है। या फिर कभी कभी पूछा जाता है एज पर जीएसआर नोटिफिकेशन डेटेड 19th Feb 2019 what condition entity need to satisfy to be considered as a startup। आपको बताना है स्टार्टअप बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है। आपके पास 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन है सर, 1, 10 और 100। ये आपको ध्यान रखना है। 1 से मतलब है कि स्टार्टअप के पास 1 आइडिया होना चाहिए। आइडिया का मतलब आई से इनोवेशन, डी से डेवलपमेंट और आई से अगेन इंप्रूवमेंट। तो 1 इनोवेशन, डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। सेकंड है आपका 10
10 से मतलब है कि स्टार्टअप को 10 साल से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 10 ईयर ओल्ड स्टार्टअप यहां पर अलाउड है, उससे ज्यादा लॉन्गर स्टार्टअप यहां पर अलाउड नहीं है। और फिर है 100, आपका टर्न ओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। तो ये तीन है सर, वन आइडिया, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। 10 ईयर ओल्ड होना चाहिए और 100 करोड़ का टर्नओवर एक्सीड नहीं होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन के बाद एक और एक्सेप्शन भी है, वन एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है सर? अगर आपकी कोई ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर आपने रिकंस्ट्रक्शन करके कोई नया स्टार्टअप फॉर्म किया है, तो उस स्टार्टअप को गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे और वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो रिकंस्ट्रक्शन से जो भी एंटिटी फॉर्म होगी वो स्टार्टअप में नहीं आएगी। ये इसका वन एक्सेप्शन है। कवर करते हैं इसको सर। आपका जो स्टार्टअप होना चाहिए या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप या फिर एलएलपी होना चाहिए, जिसको 10 ईयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अप टू अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। दूसरा है सर टर्नओवर नॉट एक्सीडेड 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ एक्सीड नहीं होना चाहिए। थर्ड है आपका वर्किंग टुवर्ड इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट। इन तीनों में से एक पर वो काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो सही में छोटी कंपनी है उनको हेल्प मिले और वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। फिर यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन दिया है कि प्रोवाइडेड एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ स्टार्टअप। बहुत सारे बिजनेस बहुत टाइम से रन कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में आए, बेनिफिट ले, तो वो क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक छोटे से डिवीजन को अलग करके उसको नया इनकॉर्पोरेट करके स्टार्टअप की तरह शो करते हैं। तो इस तरह के रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, आरटीपी एमटीपी में आया है और नया टॉपिक भी है। वॉट डू यू मीन बाय टर्म यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न क्या होता है सर? बहुत बार आपने भी सुना होगा, ऐसा कोई स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर दे, उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। स्टेट द फीचर ऑफ ए स्टार्टअप शुड possess टू बी रेफर्ड एज यूनिकॉर्न। अब क्या क्या फीचर होने चाहिए? बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, आपका वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन होना चाहिए। फिर आप बहुत ही रेयरली सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि 90% स्टार्टअप तो लॉस मेकिंग है, केवल 10% या 10% से भी कम केवल आपके प्रॉफिट मेकिंग है। तो आपका रेयरली सक्सेसफुल स्टार्टअप होना चाहिए। तो रेयरली सक्सेसफुल प्राइवेट होना चाहिए स्टार्टअप विथ वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन, उसको यूनिकॉर्न बोलेंगे। इसी को यहां पर एक्सप्लेन किया है कि यूनिकॉर्न एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप है, ये लिस्टेड नहीं है, ये प्राइवेटली हेल्ड है। अचीव्ड अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन, $1 बिलियन का वैल्यूएशन होना चाहिए। और यहां पर यूनिकॉर्न का लिटरल मीनिंग बताया कि यूनिकॉर्न का लिटरल मीनिंग होता है आपका एक माइथिकल एनिमल रिप्रेजेंट द स्टेटिस्टिकल रैरिटी ऑफ सक्सेसफुल वेंचर। तो एक्चुअल में यूनिकॉर्न तो एक एनिमल है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, तो मिथिकल एनिमल है और ये बहुत ही रियरली सक्सेसफुल वेंचर को डिनोट करता है। अब यहां पर आपको फीचर बताने, सेम जो डेफिनेशन थी उसी को यहां पर फीचर में बोला है। आपका प्राइवेटली हेल्ड होना चाहिए, वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन होना चाहिए, रियरली सक्सेसफुल होना चाहिए और फीचर सच एज न्यू आइडिया, डिसरप्टिव इनोवेशन और कंज्यूमर फोकस होना चाहिए। तो ये आपका यूनिकॉर्न का डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सिंगल लाइन को याद कर लो, रियरली सक्सेसफुल प्राइवेट स्टार्टअप, वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन। सारे कीवर्ड, सारे फीचर, डेफिनेशन इस सिंगल लाइन में कवर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। क्या बोला है यहां पर? पर्सनल फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द इनोवेटिव वे टू फाइनेंस ए स्टार्टअप, डिस्कस एनी 4 मेथड। हमें बताना है कि स्टार्टअप को फाइनेंस करने के कौन कौन से इनोवेटिव मेथड है। यहां पर बोला था कि पर्सनल फाइनेंसिंग 1 है, तो ठीक है, पर्सनल फाइनेंसिंग 1 है। अब कौन कौन से इनोवेटिव मेथड है, इसको याद करने के लिए आपको एक स्टोरी पता होनी चाहिए। जनरली जो भी व्यक्ति स्टार्टअप स्टार्ट करता है वो पहले एक एम्प्लॉय था, पहले वो एम्प्लॉय बन के जॉब करता है, जॉब करके कैपिटल इकट्ठी करता है, फिर वो स्टार्टअप करता है। तो मेजर स्टार्टअप की यही कहानी है, जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप आप देखते हैं। तो इसी कहानी को ध्यान रखते हुए आपको किस तरह से याद करना है। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर स्टार्टअप करता है तो सबसे पहले उसको पैसा कहां से मिलेगा? सबसे पहले उसको अपने पीएफ से पैसा लेना होगा। पीएफ क्या होता है सर? जब भी आप जॉब करते हैं तो प्रोविडेंट फंड में आपका कुछ पैसा जमा होता रहता है, जो कि आपके लिए टैक्स एग्जम्प्ट होता है। डीटी में पढ़ा होगा आपने। तो आपका जो भी स्टार्टअप का फाउंडर है सबसे पहले पैसा कहां से लाता है? अपने पीएफ से, यानी प्रोविडेंट फंड से।
और फिर जाता है वो वीसी के पास मीटिंग करने। तो सबसे पहले पैसा आएगा पीएफ से, फिर जाओगे वीसी के पास मीटिंग करने। ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए और आपके सारे स्टार्टअप फाइनेंस के तरीके कवर है। क्या क्या तरीके सर? पीएफ में आपके 4P है और 2F है। कौन थे सर 4P है? सबसे पहला पी है आपका पर्सनल फाइनेंसिंग, यानी मेरी जो सेविंग्स है उसको मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूंगा। सेकंड, नेक्स्ट पी है पर्सनल क्रेडिट लाइन, यानी मैं बैंक से बोरो करूंगा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूंगा। ये दूसरा वे है। इसके बाद नेक्स्ट पी है पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग मतलब जो मेरे कलीग्स है या फिर मेरे जो सेम सिमिलर स्पेस में जो फाउंडर्स हैं, उन फाउंडर्स के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो या फिर मुझे लोन दो। तो पीयर टू पीयर मतलब आपके जो पीयर लोग हैं, आपके जो सिमिलर फाउंडर है, उनसे पैसा लेंगे। फिर है आपका यहां पर लास्ट पी, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग के अंदर आपकी कंपनी को परचेज ऑर्डर मिलता है, यानी आपका जो कस्टमर है वो आपको परचेज ऑर्डर देता है। आप परचेज ऑर्डर को लेके एनबीएफसी के पास जाते हैं जो कि आपको परचेज ऑर्डर के बेसिस पे लोन देती है। तो ये होता है आपका परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। तो 4 तो पी हो गए। फिर एफ से आपके 2 हैं, कौन कौन से? पहला आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो स्टार्टअप में आप फैमिली और फ्रेंड को रिक्वेस्ट करोगे इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा एफ है आपका फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है सर? फैक्टरिंग के अंदर आपके जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स है, इसको आप बैंक को सेल कर देते हो और बैंक इनसे पैसा कलेक्ट करके आपको देता है, लेकिन आपको पैसा आज के दिन मिल जाता है और बैंक इनसे बाद में पैसा कलेक्ट करता है। तो ये होता है आपका फैक्टरिंग। आपने शायद सी इंटर में पढ़ा होगा कि यहां पर आपको पैसा आज मिल जाएगा और बैंक आपके अकाउंट रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट कर लेगा। फिर है आपका वीसी मीटिंग। वी से है आपका यहां पर वेंडर फाइनेंसिंग। वेंडर फाइनेंसिंग मतलब आपका ट्रेड क्रेडिट, यानी आपने अपने सप्लायर से माल उधार पे लेके आए और ये जो उधार का पैसा ये आपको चुकाना है, जिसको हम लोग वेंडर फाइनेंसिंग बोलते हैं। फिर सी से आपका क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं जहां पर आप या तो इक्विटी देके या फिर फ्री में पैसा रेज करके अपने स्टार्टअप को फाइनेंस करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म देखे होंगे, जैसे आपका मिलाप है या फिर आपके बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन चलते, एनजीओ चलते, ये सब आपके लिए फंड इकट्ठा करते नॉर्मल पब्लिक से और आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बदले में इक्विटी लेते या फिर कभी इक्विटी नहीं भी लेते हैं। वीसी। और फिर है आपका मीटिंग। एम से है यहां पर आपका माइक्रो लोन्स। माइक्रो लोन्स मतलब कि जो लोन आपके जो छोटे छोटे एनबीएफसी होते हैं, वो जो आपको लोन देते हैं उसको माइक्रो लोन बोलते हैं। तो गिवन बाय इंडिविजुअल एट लोअर इंटरेस्ट रेट टू अ न्यू बिजनेस वेंचर। तो ये आपके टोटल 9 फैक्टर्स है जो हमने कवर किए हैं। 4P, 2F और VC मीटिंग, यानी एम्प्लॉय को अगर स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो PF से पैसा निकालेगा और VC से मीटिंग करेगा। P से 4 है, F से 2 है और VCM ये आपके 3 है। तो 4 + 2 + 3 9 आपके मेथड होते हैं कवर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम्स और आरटीपी एमटीपी में आया है। यहां पर बोला है इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू फाउंड एंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसेस और ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ न्यू कंपनी, व्हाट दिस मेथड इज कॉल्ड, डिस्कस द मेथड। तो आपका वो मेथड जहां पर आप पर्सनल फाइनेंस और कंपनी के प्रॉफिट से आपकी कंपनी को रन करते हो, इस तरह के मेथड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। आपने सुना होगा कि जीरोधा जो है, जीरोधा कंप्लीटली बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है जहां पर इन्वेस्टर का एक भी पैसा नहीं है। जो फाउंडर्स है उन्होंने प्रॉफिट से और अपनी खुद की कैपिटल से आपकी कंपनी को ग्रो किया है। तो अटेम्प्ट टू फाउंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। अब इसके मेथड डिस्कस करने की बूटस्ट्रैपिंग में पैसा आता कहां से? सिंपल सा तरीका है, सारा पैसा आपकी खुद की फर्म जनरेट करेगी। फर्म कैसे जनरेट करेगी? फर्म अपनी बैलेंस शीट से करेगी। बैलेंस शीट बनाइए आप। बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट साइड में आती है फिक्स एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इक्विटी और आपकी लायबिलिटी। तो इक्विटी और लायबिलिटी तो हमें पता ही है, तो नॉर्मल चीजें है। इसके अलावा कहां से आती है? सबसे पहला फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में पैसा कहां से आएगा कि आप फिक्स एसेट मत खरीदो, एक भी फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट मत करो। इससे बढ़िया आप लोग लीज पर लेके आओ आपके फिक्स एसेट को, यानी आप खुद की बिल्डिंग मत बनाओ, खुद का शॉप मत खरीदो। इससे बढ़िया आप शॉप को रेंट पे लो, ताकि आपका शॉप में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और आपको केवल रेंट का पेमेंट करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है सर? आपका लीजिंग। आपको फिक्स एसेट खरीदना नहीं, आपको लीज पे लेके आना है। दूसरा, करंट एसेट से कैसे पैसा आएगा? करंट एसेट में होते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल।
ट्रेड रिसीवेबल को फैक्टर कर दो, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दो और उसके अगेंस्ट में पैसा ले लो। तो सेकंड तरीका है फैक्टरिंग। फिर है आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आते हैं ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल से आता है आपका ट्रेड क्रेडिट। तो ये तीन तरीके, तीनों तरीके आपको इस बैलेंस शीट से ध्यान रखने हैं। तो अज्यूम में बैलेंस शीट एंड राइट सेट्स कंपोनेंट, एपी से ट्रेड क्रेडिट, एआर से फैक्टरिंग और पीपी से आपका लीजिंग। फिर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट नहीं है तो नेक्स्ट पर चल रहे हैं। क्वेश्चन 7 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 8 आपका जरूर इंपॉर्टेंट है, दो बार एमटीपी और एग्जाम में पूछा है। A limited partnership entity in India is not recognized for purpose of venture capital fund. Do you agree? यहां पर बोला है कि एक लिमिटेड पार्टनरशिप इंडिया में वीसी नहीं बन सकती, यानी वेंचर कैपिटल नहीं बन सकती। क्या आप अग्री करते हैं? ब्रीफली एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। हमें वेंचर कैपिटल फंड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो दो पार्ट है सर, पहला ट्रू फॉल्स है, दूसरा वेंचर कैपिटल का स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर समझते, उसके बेसिस पर आंसर करेंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको समझना होगा कि आपके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, दूसरा आपका ऑफशोर, और जो तीसरा आपका स्ट्रक्चर है ये इन दोनों का मिक्सचर है। तो डोमेस्टिक और ऑफशोर को ऐड किया तो आपको मिलता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि ये आपकी डोमेस्टिक यानी आपकी खुद की कंट्री का है। तो यहां पर सब चीजें हमारे इंडिया में है, यूएस पूरा खाली बैठा है। यहां पर इंडियन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ट्रस्ट या फिर कंपनी चाहिए, और ये ट्रस्ट या कंपनी में इंडियन इन्वेस्टर पैसा डालेगा। तो इंडियन इन्वेस्टर पैसा देगा ट्रस्ट या कंपनी को, इस ट्रस्ट या कंपनी को हम लोग बोलते हैं वेंचर कैपिटल। तो इंडिया के अंदर ट्रस्ट या फिर कंपनी ही वेंचर कैपिटल बन सकता है, जो कि इन्वेस्टर से पैसा लेके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अब कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा जो कि आपको एडवाइस करेगा। ये आपका बेसिक सा वीसी का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं ऑफशोर स्ट्रक्चर। ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या होगा, इंडियन कंपनी में जो पैसा आएगा वो आएगा आपके ऑफशोर यानी फॉरेन वीसी से, और फॉरेन के अंदर वीसी तो एलएलपी भी हो सकता है और एलसी भी हो सकता है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी। ये पैसा लेते हैं आपके यूएस इन्वेस्टर से, तो इन्वेस्टर भी यूएस का, वीसी भी यूएस का, इन्वेस्टमेंट करेगा इंडियन कंपनी में। अब इंडियन कंपनी के बारे में उसे क्या पता कौन सी बढ़िया है कौन सी खराब है, तो यहां पर एक इंडियन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा जो कि वीसी के फंड मैनेजर को एडवाइस करेगा, और फंड मैनेजर आपके वीसी को बोल के पैसा इन्वेस्ट करेगा। ये होता है आपका ऑफशोर स्ट्रक्चर। और फिर है आपका यूनिफाइड, इन दोनों को ऐड कर दो। डोमेस्टिक में इंडियन इन्वेस्टर था, ऑफशोर में यूएस था, यूनिफाइड के अंदर सारे इन्वेस्टर साथ में आ जाएंगे। तो यूएस इन्वेस्टर अपने यूएस के वीसी में इन्वेस्ट करेगा, इंडियन इन्वेस्टर अपने इंडियन वीसी में इन्वेस्ट करेगा, और जो यूएस का वीसी था वो डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो इंडिया के वीसी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यूएस इन्वेस्टर यूएस वीसी में, इंडियन इन्वेस्टर इंडियन वीसी में, और यूएस इन्वेस्टर भी आपके इंडियन वीसी यूएस वीसी आपके इंडियन वीसी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि फाइनली आपके इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पता कैसे चलेगा सर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा जो कि आपके जो यूएस का वीसी है उस यूएस का जो ऑफशोर मैनेजर उसको एडवाइस करेगा, और ऑफशोर मैनेजर आपके इंडियन वीसी को बोलेगा कि हमारा पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो ये आपका यूनिफाइड स्ट्रक्चर है, इन दोनों का मिक्सचर कर दिया तो यूनिफाइड मिल गया। इसी को आपको एक्सप्लेन करना है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। डोमेस्टिक फंड में कौन कौन होता है सर, एक डोमेस्टिक व्हीकल होता है जिसको वीसी बोलते हैं, आपका एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है जो कि इंडिया के अंदर होता है, जो कि आपको एडवाइस करता है, और बाकी पार्ट्स को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑफशोर फंड में दो स्ट्रक्चर है, ऑफशोर और यूनिफाइड। यहां पर इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है आपका वीसी यानी एलएलपी और एलसी, ये डायरेक्टली इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड आपका ऑफशोर मैनेजर। यहां पर यूनिफाइड में डोमेस्टिक इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट, ओवरसीज इन्वेस्टर अपने ऑफशोर व्हीकल के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रस्ट में जहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपका यूनिफाइड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। आपने यहां पर ट्रू फॉल्स का आंसर क्या दोगे, ट्रू फॉल्स में यहां पर बोला था कि इंडिया के अंदर लिमिटेड पार्टनरशिप अलाउड नहीं है एज ए वीसी, इसका आंसर है यस, इंडिया में अलाउड नहीं है, यानी ये ट्रू है क्योंकि इंडिया में केवल ट्रस्ट और कंपनी अलाउड है एज वीसी। तो ये आपका आंसर है कि स्टेटमेंट ट्रू है, और हमने यहां पर एक्सप्लेन करें आपके फंड के स्ट्रक्चर को। तो ये अगर आप समझ गए हो तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको ये नाम सही रखने, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ट्रस्ट कंपनी, इंडियन कंपनी, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 10 जो कि इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आया है। What are the characteristic of venture capital financing? वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सिंपल सी बात है, जब भी आप वीसी का नाम सुनो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपके जो वीसी होते हैं ना वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट पर फोकस करते हैं और ये आपके स्टार्टअप के फाउंडर को हेल्प देते हैं। तो वीसी गिव्स हेल्प टू द स्टार्टअप फाउंडर्स, ये आपके स्टार्टअप फाउंडर पे इतना प्रेशर डालते कि उनके लिए हेल्प बन जाता है। हेल्प का मतलब क्या है सर? हेल्प का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीसी। एच से मतलब है आपका हाई रिस्क, वीसी हमेशा हाई रिस्क में इन्वेस्ट करता है। ई से मतलब है इक्विटी पार्टिसिपेशन, वीसी हमेशा इक्विटी में पैसा डालेगा, डेट में नहीं, तो इक्विटी। एल से आपके दो मतलब है, एल एल सबसे पहला आपका लिक्विडिटी का इशू है कि यहां पर ये ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पर लिक्विडिटी कम है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। वीसी नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि वीसी तो फाउंडर को हेल्प देता है, तो हेल्प ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है आपका सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 मल्टीपल टाइम आया है। वेंचर कैपिटल फंडिंग पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस डिस्कस। वेंचर कैपिटल फंडिंग के डिफरेंट स्टेजेस हमें बताने हैं। क्या क्या स्टेजेस है सर? क्या क्या स्टेजेस है सर? सबसे पहला स्टेज है सीड का, यानी अगर पेड़ उगाना है तो पहले सीड डालना होगा, सीड से आपका स्टार्टअप बनेगा और स्टार्टअप आपकी 4 स्टेज से होके गुजरेगा, 1 2 3 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली स्टेज है आपकी सीड मनी, जहां पर आपको 7 से 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है। सबसे ज्यादा हाईली रिस्की ये आपकी स्टेज है। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके आइडिया पे डिस्कशन होता है कि आइडिया अच्छा है या नहीं है, तो आइडिया पर और R&D होता है प्रोडक्ट का। फिर होता है स्टार्टअप, स्टार्टअप के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है, तो स्टार्टअप के अंदर आप अपना एक बेसिक प्रोडक्ट बना के बताते हैं कि ये प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो यहां पर प्रोटोटाइप बनते, डेवलपिंग होते प्रोडक्ट और उनकी मार्केटिंग होती है। अब फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको स्टार्ट करना है आपका कमर्शियल प्रोडक्शन, तो यहां पर आप फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है, अब आपको करनी है मार्केटिंग, तो ग्रो करते आप वर्किंग कैपिटल की नीड को। थर्ड स्टेज में आपको मार्केट में एक्सपेंड करना है, पहले आप इंडिया में थे अब आपको फॉरेन मार्केट में जाना है, तो आप एक्विजिशन करते हैं, मेजरिन फाइनेंसिंग करते हैं। और फोर्थ स्टेज होता है जहां पर आप पैसा बोरो करके अपनी कंपनी को लिस्ट कराते हैं, क्योंकि लिस्टिंग में बहुत से खर्चे होते हैं, तो यहां पर आप लोग गोइंग पब्लिक, इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। तो फोर्थ स्टेज के अंदर आप पैसा लेके अपनी कंपनी को पब्लिक कराते हैं। तो ये आपकी टोटल 6 स्टेप है, 6 स्टेज है। पहली स्टेज है सीड मनी, जब आइडिया डिस्कस होगा। फिर होगा स्टार्टअप, जब प्रोटोटाइप बनेगा। थर्ड होगी आपकी फर्स्ट स्टेज, जहां पर आप कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। फोर्थ में आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। फिफ्थ में आप अपनी कंपनी को ग्रो कर रहे हो और सिक्स में आप गोइंग पब्लिक जा रहे हो। तो ये आपकी सारी स्टेजेस है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, 2 बार आया है एग्जाम में। एक्सप्लेन पिच प्रेजेंटेशन, लिस्ट द मेथड फॉर अप्रोचिंग अ पिच प्रेजेंटेशन। पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है? आपने बहुत बार शार्क टैंक में देखा होगा कि आपके फाउंडर आके अपने बिजनेस को पिच करते हैं, तो वही आपका पिच प्रेजेंटेशन है। आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव बताते हो, बिजनेस के बारे में बताते हो, जिसको पिच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब मेथड्स क्या क्या है? तो मेथड्स बड़े ही सिंपल है, आपको नाम पर फोकस करना है। तो मेथड्स के लिए फाइनेंसिंग के लिए बिजनेस प्रोजेक्शन का पिच मार्केट करना, इस लाइन को ध्यान में रखो, आपके सारे मेथड कवर हो जाएंगे। फाइनेंसिंग के लिए बिजनेस प्रोजेक्शन का पिच मार्केट करना, फाइनेंसिंग से आप बताओगे कि आपका कहां से फंड आता है, तो फाइनेंसिंग से आप बात करोगे फाइनेंसिंग के लिए। अब बिजनेस प्रोजेक्शन से आप बताओगे आपकी बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस मॉडल क्या है। प्रोजेक्शन में आप बताओगे कि आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो करेगा, तो बिजनेस प्रोजेक्शन। अब पिच में आपको ध्यान रखना है, पी से क्या मतलब है आपका? पी से मतलब है प्रॉब्लम का, आई से मतलब है आपका इंट्रोडक्शन, टी से आपका टीम, और सी से मतलब आपका यहां पर कंपटीशन। तो पिच के अंदर पी आई टी सी, इन चारों से एक बात बताओगे, एच से कोई मतलब नहीं है, और मार्केट करना मतलब मार्केटिंग करना। तो ये आपके सारे मेथड जो कि कवर होते हैं। यहां पर शायद आपका सॉल्यूशन कवर नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन साथ में चलता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो ये आपके मेथड से आपके पिच करने के। फिर से समझते, फाइनेंस के लिए बिजनेस के प्रोजेक्शन का पिच मार्केट करना, ये आपका पिचिंग का मतलब है। फाइनेंस से फाइनेंसिंग हुआ, बिजनेस से बिजनेस मॉडल, प्रोजेक्शन और माइलस्टोन हुआ। फिर पिच से प्रॉब्लम, आई से इंट्रोडक्शन, टी से टीम, सी से आपका यहां पर कंपटीशन। अब प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी बताओगे, और मार्केट मतलब मार्केटिंग कैसे करोगे।
ये सारी बातें होगी और इसका मतलब होता है एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ कंपनी एंड व्हाई दे शुड इन्वेस्ट। ये आपका एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन 15 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, नया आया है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन स्टेप्स फॉर बिजनेस सक्सेशन स्ट्रेटेजी एंड चैलेंजेस फेस्ड इन इंप्लीमेंटिंग सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है सर? इसका मतलब है अपने बिजनेस का नेक्स्ट ओनर डिसाइड करना या फिर नेक्स्ट उत्तराधिकारी चुनना कि हमारे जाने के बाद हमारे बिजनेस को कौन कंटिन्यू करेगा। तो इसमें स्टेप्स बताने हैं आपको और चैलेंजेस बताने हैं। स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले आपके पास जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर कौन कौन से एम्प्लॉय है, कौन कैसा काम करता है, उसको इवेल्युएट करोगे। तो सबसे पहले आपको इवेल्युएट करनी है पोजीशन, यानी कि आपके टॉप लेवल पे, आपके बोर्ड लेवल पे कौन कौन सी पोजीशन है। जैसे आपका सीएफओ, सीईओ, सीटीओ, ये आपकी होती है की पोजीशंस। तो आपको सबसे पहले अपनी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी कि जिनके लिए सक्सेशन प्लानिंग करनी है। पोजीशन आइडेंटिफाई करने के बाद हर पोजीशन के अगेंस्ट में कंपिटेंसी लिखनी है कि इस पोजीशन में आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे सीएफओ के लिए आपको सीए चाहिए, आपको सीईओ के लिए एमबीए चाहिए, आपको एचआर के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसने एमबीए किया हो एचआर के अंदर। तो आपको फिर मैप करनी है कंपिटेंसी, फिर आपको आइडेंटिफाई करनी है कंपिटेंसी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसके पास कौन सी कंपिटेंसी है, और फिर हमें इसको ब्रिज करना है। तो पहला स्टेप क्या है आपका सक्सेशन प्लानिंग के लिए? पोजीशन चेक करो, पोजीशन के बाद कंपिटेंसी चेक करो, फिर आइडेंटिफाई करो कंपिटेंसी, और उसके बाद आपको ब्रिज करना है। तो टोटल 4 स्टेप से टोटल आपके 4 स्टेप्स है यहाँ पर स्टेप्स में। और चैलेंजेस क्या है यहाँ पर कि आपका फाउंडर माइंडसेट, क्योंकि कोई भी आपका स्टार्टअप होता है वहां पर आपका जो फाउंडर का माइंडसेट है वही आपके स्टार्टअप का माइंडसेट है। यानी आपका जो स्टार्टअप है उसकी इमेज ही आपके फाउंडर की वजह से बनी है। तो फाउंडर माइंडसेट को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। फाउंडर का फेस ही स्टार्टअप का फेस है, और आपकी प्री मैच्योरिटी, क्योंकि स्टार्टअप आपके बहुत ही अर्ली स्टेज में होते हैं। ऐसी स्टेज में अगर आपने इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस डाल दिए सक्सेशन के, तो यहां पर बहुत ही प्री मैच्योर होता है और आपकी ग्रोथ यहां पर रुक सकती है। तो यही आपको बताने स्टेप्स में, पहले इवेल्युएट की लीडरशिप पोजीशन, मैप कंपिटेंसी, आइडेंटिफाई कंपिटेंसी और ब्रिज लीडर। और फिर है आपका फाउंडर माइंडसेट माइट बी डिफरेंट देन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट चाहता है सक्सेशन करना, फाउंडर कभी नहीं चाहता कि वो सक्सेशन प्लानिंग करे। फाउंडर हमेशा अपने बिजनेस को खुद चलाना चाहता है। प्री मैच्योर फॉर स्टार्टअप टू इंप्लीमेंट, स्टार्टअप के लिए बहुत प्री मैच्योर है। और फाउंडर आर द फेस, अगर फाउंडर फेस है, फाउंडर स्टार्टअप से चला गया सक्सेशन के चक्कर में, तो आपके स्टार्टअप का फेस ही चला गया है। तो ये आपका क्वेश्चन 16 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, अगेन नया टॉपिक है। व्हाई इज देयर अ नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस? आपको बताना है सक्सेशन प्लानिंग की नीड क्या है। तो नीड के लिए क्या बताएंगे? सबसे पहले अगर लीडर ने क्विट कर दिया, अभी जो एग्जिस्टिंग आपके कंपनी के लीडर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीएफओ है, अगर इन्होंने क्विट कर दिया तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए पहले से एक प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर सीएफओ गया तो मेरा फाइनेंस मैनेजर सीएफओ बनेगा, अगर सीईओ गया तो मेरा जो बिजनेस का मैनेजर है वो सीईओ बनेगा। तो इस तरह से आपकी पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए। तो लीडर ने क्विट कर दिया तो क्या करेंगे? यानी रिस्क मिटिगेशन का बेनिफिट है। या लीडर को निकाल दिया, लीडर ने कुछ गलत किया, उसको निकालना पड़ा, तो कॉस्ट रिमूवल हुआ, तो क्या करेंगे? तो एक टैलेंट की पाइपलाइन होनी चाहिए। तो हमारे पास एक पहले टैलेंट की पाइपलाइन होगी जहां से आपको नेक्स्ट सीएफओ सीईओ पता रहेगा, नेक्स्ट लीडर को चूज करने के लिए, और पाइपलाइन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा और अलाइनमेंट रहेगा। पाइपलाइन के अंदर आपको पता है कि सीएफओ गया तो हमारा जो फाइनेंस मैनेजर है वो सीएफओ बनेगा, फाइनेंस मैनेजर गया तो हमारा फाइनेंस का असिस्टेंट मैनेजर जो है वो सीएफओ बनेगा, फाइनेंस का असिस्टेंट मैनेजर गया तो हमारा जो जूनियर एम्प्लॉय है, जूनियर एसोसिएट है, वो आपका सीएफओ बनेगा। तो इस तरह से एक पाइपलाइन बनी हुई है। इस पाइपलाइन से आपका अलाइनमेंट रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले सक्सेशन को डिफाइन करोगे, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल पोजीशन, डेवलपिंग एक्शन प्लान फॉर इंडिविजुअल्स टू अज्यूम दोस पोजीशन, यानी पोजीशन आइडेंटिफाई करो और इंडिविजुअल्स को उस पोजीशन पर अज्यूम करवाओ। अब नीड क्यों है सर? रिस्क मिटिगेशन, आपके लीडर ने क्विट किया, कॉस्ट रिमूवल, आपने लीडर को निकाल दिया, टैलेंट पाइपलाइन बनी होनी चाहिए जिससे आपके कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे और आपकी यहां पर अलाइनमेंट रहेगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अगेन नया क्वेश्चन है। Apart from support from government, there are quite few other reasons India become a sustainable environment for startup.
व्हाट आर द अदर रीजन। तो गवर्नमेंट सपोर्ट के अलावा भी कुछ रीजन है जिससे इंडिया एक स्टार्टअप के लिए अच्छी जगह बना है। क्या क्या रीजन है? इंडिया के पास टैलेंटेड और कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स है। तो सबसे पहला पॉइंट टैलेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स है, सभी के पास इंटरनेट और टेक्नोलॉजी है। तो ये आपके नेक्स्ट 2 पॉइंट है। और यहां पर वैरायटी ऑफ फंड यहां पर आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला इंडिया के पास पूल ऑफ टैलेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स है, और क्या चीजें सर? सबके पास टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट का यूज करना आता है, और फिर है आपका वैरायटी ऑफ फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल। तो ये 5 चीजें आपको बतानी है इंडिया के बारे में, आपके हो जाएंगे 5 पॉइंट। तो ये आपका लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमारे थियरी के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, तो आपको बहुत अच्छे से इनको 1 या 2 बार अच्छे से रीड करना है। ये सारे क्वेश्चन हो जाए, फिर भी आपके पास टाइम है, तो जो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनके बाकी क्वेश्चन भी आप अच्छे से कवर करिए। तो आज के सेशन में इतना ही, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।